शानदार ओरियन होटल की विशाल लॉबी में रोशनी चमक रही थी, लेकिन आयशा के लिए यह एक भयानक चक्रव्यूह बन चुका था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं और दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर उसे काले सूट वाले 3 खूंखार लोग भीड़ को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ते दिखे। वे उस भ्रष्ट सिंडिकेट के गुर्गे थे, जिनका काला सच उसके पास मौजूद एक छोटी सी ड्राइव में सुरक्षित था। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था और मौत उसके बेहद करीब आ चुकी थी। उसके दिमाग में भागने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे और समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। तभी उसकी नजर एक लंबे और बेहद प्रभावशाली अजनबी पर पड़ी, जो संगमरमर के खंभे के पास शांत खड़ा था। उसका आभास ऐसा था जैसे वह पूरी दुनिया को अपने भेक परता रहा था, इशारों पर नचाता हो। आयशा जानती थी कि यह उसका आखिरी और सबसे खतरनाक दानव है। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से उस अजनबी की ओर बढ़ी और अपनी जान बचाने की एक हताश कोशिश करने का फैसला किया। उसने कांपते हाथों से उस अजनबी के महंगे सूट की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया और अपनी घबराई हुई आंखें उसकी गहरी आंखों में डाल दी। क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे गले लगा सकते हैं? उसने एक दबी हुई और कांपती आवाज में विनती की। अजनबी की भौहें आजार दौड़ 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 दो कि ज्यादा आजार दौड़ दो आश्चर्य से ऊपर उठी, लेकिन उसकी तेज नजरों ने तुरंत आयशा के चेहरे का खौफ और लॉबी में तेजी से घुसते उन खतरनाक लोगों को भांप लिया। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहद चतुर और ताकतवर अरबपति था। अजनबी का नाम विक्रम था और वह शहर के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य का इकलौता वारिस था। उसने स्थिति की गंभीरता को पलक झपकते ही समझ लिया। बिना कोई सवाल किए उसने अपने मजबूत हाथों से आयशा की कमर को पकड़ लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने आयशा के चेहरे को अपने कोट के कॉलर के पीछे इस तरह छिपा लिया कि बाहर से देखने वाले को वे एक प्रेमी जोड़ा लगें, जो एक दूसरे में पूरी तरह से खोए हुए हैं और दुनिया से बेखबर हैं। गुर्गे बिल्कुल उनके बगल से गुजर गए, लेकिन उन्होंने विक्रम के प्रभावशाली व्यक्तित्व और इस अंतरंग दृश्य के कारण उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विक्रम की सांसें शांत थीं, लेकिन आयशा का शरीर अभी भी डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। विक्रम ने धीमी और भारी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, शांत हो जाओ, वे लोग जा चुके हैं। लेकिन तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? आयशा ने राहत की एक लंबी सांस ली और अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए और इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आयशा ने पीछे हटते हुए कहा। उसकी आवाज में अब भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। मेरा नाम आयशा है और वे लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास उनके काले कारनामों के ऐसे सबूत हैं जो उनके पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकते हैं। विक्रम ने उसे ध्यान से देखा और उस लड़की की हिम्मत पर मन ही मन काफी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। तुम जानती हो कि तुम किस खतरे से खेल रही हो, विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। यह सिंडिकेट बहुत खतरनाक है और वे तुम्हें ढूंढने के लिए पाताल तक एक कर देंगे। आयशा ने एक गहरी सांस ली और अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से वह छोटी सी ड्राइव निकाली। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, उसने दृढ़ता से कहा। ये सबूत कई मासूम लोगों को न्याय दिला सकते हैं और मैं किसी भी कीमत पर इन्हें उन दरिंदों के हाथों में पड़ने नहीं दूंगी। विक्रम ने उस ड्राइव को देखा और फिर आयशा की आंखों में उस अटूट संकल्प को पढ़ा। वह हमेशा से जोखिम उठाने वाला इंसान रहा था और इस लड़की की बहादुरी ने उसके अंदर के सोए हुए योद्धा को जगा दिया था। ठीक है, विक्रम ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जाऊंगा, जहां हम बैठकर यह तय करेंगे कि इस सिंडिकेट का पर्दाफाश कैसे करना है। आयशा ने उसकी ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और सिर हिलाया। वे दोनों होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकले, जहां विक्रम की शानदार काली लिमोसिन पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उसका ड्राइवर और अंगरक्षक तुरंत सतर्क हो गया और उसने तेजी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया।
अंदर बैठते ही विक्रम ने ड्राइवर को शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने सुरक्षित और गुप्त ठिकाने की ओर चलने का सख्त आदेश दिया। गाड़ी ने तुरंत गति पकड़ी और रात के अंधेरे को चीरती हुई सन्नाटे में गायब हो गई। जबकि आयशा ने पीछे मुड़कर देखा कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। रास्ते में दोनों के बीच एक गहरी शांति छाई रही, जो केवल गाड़ी के इंजन की धीमी आवाज से टूट रही थी। विक्रम अपनी सीट पर पीछे की ओर झुककर बैठ गया और अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी और गोपनीय निर्देश देने लगा। आयशा खिड़की से बाहर चमकते हुए शहर को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उन खतरनाक पलों में अटका हुआ था। वह जानती थी कि उसने एक बहुत बड़े और ताकतवर दुश्मन से पंगा ले लिया है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद गाड़ी एक विशाल और सुरक्षित किले जैसी इमारत के सामने आकर रुक गई। यह विक्रम का निजी ठिकाना था, जो अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों से पूरी तरह लैस था और जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। विक्रम ने गाड़ी से बाहर कदम रखा और आयशा को भी बाहर आने का इशारा किया। अंदर आते ही आयशा वहां की भव्यता और तकनीकी व्यवस्था को देखकर हैरान रह गई। यह जगह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के मुख्यालय से कम नहीं लग रही थी और बहुत सुरक्षित महसूस हो रही थी। विक्रम ने अपने निजी सचिव को तुरंत कुछ कॉफी और हल्का नाश्ता लाने का निर्देश दिया और आयशा को मुख्य लिविंग रूम में बैठने के लिए कहा। वह खुद एक बड़े मॉनिटर के सामने खड़ा हो गया और अपनी सुरक्षा टीम से होटल की लॉबी के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने को कहा। वह जानना चाहता था कि आखिर वे खूंखार लोग कौन थे और उनके पीछे कौन सी ताकतवर सत्ता काम कर रही थी। आयशा ने सोफे पर बैठते हुए राहत की एक लंबी सांस ली और थोड़ा सुकून महसूस किया। कॉफी का कप हाथ में लेते हुए आयशा ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी इस मदद का कर्ज कैसे चुका पाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने मुड़कर उसकी ओर देखा और अपने होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोला, कर्ज चुकाने की बात हम बाद में करेंगे। पहले मुझे यह बताओ कि उस छोटी सी ड्राइव में ऐसा क्या है जिसके लिए वे लोग भरे बाजार में तुम्हारी जान लेने पर उतारू हो गए हैं। मुझे पूरी कहानी बिल्कुल सच और विस्तार से जाननी है। आयशा ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और अपनी बात शुरू की। मैं एक वरिष्ठ डेटा विश्लेषक हूं और हाल ही में मुझे शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह के सर्वर की जांच करने का काम सौंपा गया था। जांच के दौरान मुझे कुछ ऐसे छिपे हुए खाते और लेन देन मिले जो सीधे तौर पर एक खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय माफिया से जुड़े हुए थे। वे लोग अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए इस कॉरपोरेट समूह के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। विक्रम की आंखों में एक तेज चमक आ गई, क्योंकि वह जिस कॉरपोरेट समूह की बात कर रही थी वह उसका सबसे बड़ा व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी था। यह तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है, विक्रम ने अपने हाथ बांधते हुए कहा। अगर यह बात सच है तो हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पास जो सबूत हैं, क्या वे अदालत में टिक पाएंगे या फिर वे केवल डिजिटल फाइलों का एक ऐसा ढेर है जिन्हें कोई भी आसानी से झुठला सकता है। आयशा ने अपना लैपटॉप खोला और उस ड्राइव को उससे जोड़ दिया। मेरे पास केवल फाइलें ही नहीं हैं, बल्कि उन सभी लेन देन की पूरी डिजिटल चाबियां और कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैंने पिछले 3 महीनों तक दिन रात एक करके इस पूरे नेटवर्क का नक्शा तैयार किया है। अगर यह जानकारी सही हाथों में पहुंच जाए तो इस पूरे सिंडिकेट का ताश के पत्तों की तरह ढाना बिल्कुल तय है। विक्रम स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों को देखकर उस लड़की की प्रतिभा का कायल हो गया। तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो, विक्रम ने तारीफ करते हुए कहा। लेकिन तुम यह नहीं जानती कि वे लोग कितने गिरे हुए हैं। वे तुम्हें चुप कराने के लिए तुम्हारे परिवार या तुम्हारे दोस्तों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। आयशा की आंखों में एक पल के लिए दुख की छाया तैर गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, उसने भारी मन से कहा। मैं एक अनाथालय में पली बढ़ी हूं और मेरा काम ही मेरी पूरी जिंदगी है। इसलिए मेरे पास खोने के लिए
अपनी जान के अलावा कुछ नहीं है। विक्रम को उसकी बात सुनकर एक अजीब सी पीड़ा महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को चेहरे पर नहीं आने दिया। तो फिर हम दोनों मिलकर इस खेल को खत्म करेंगे, विक्रम ने एक दृढ़ संकल्प के साथ कहा। मैं तुम्हें वह सारी सुरक्षा और संसाधन मुहैया कराऊंगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और हम मिलकर इस भ्रष्ट साम्राज्य की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेंगे। क्या तुम इस खतरनाक समझौते के लिए पूरी तरह से तैयार हो, आयशा? आयशा ने विक्रम की आंखों में देखा और उसे वहां केवल सच्चाई और एक मजबूत इरादा नजर आया। वह जानती थी कि अकेले वह इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएगी और विक्रम ही उसका एकमात्र सहारा था। मैं तैयार हूं, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। हम मिलकर उन महंज सभी लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जिंदगी बर्बाद की है। यह न्याय की लड़ाई है और मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। उसी रात विक्रम की खुफिया टीम ने काम करना शुरू कर दिया और आयशा के दिए गए डेटा का विश्लेषण करने में जुट गई। विक्रम और आयशा एक साथ बैठकर उन सभी नामों और चेहरों की पहचान करने लगे जो इस काले नेटवर्क का हिस्सा थे। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही थी, वैसे वैसे उनके सामने कई चौंकाने वाले सच उजागर हो रहे थे। शहर के कई जाने माने पुलिस अधिकारी और राजनेता भी इस सिंडिकेट के पैरोल पर थे और यह देखकर आयशा का खून खौलने लगा था। हमें सबसे पहले इनके वित्तीय नेटवर्क को तबाह करना होगा, विक्रम ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर हम इनके पैसे का प्रवाह रोक दें तो ये लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे और इनका संगठन कमजोर पड़ जाएगा। आयशा ने उसकी बात से सहमति जताते हुए कहा। मैंने इनके मुख्य सर्वर में एक छोटा सा कोड छोड़ दिया है। अगर मैं चाहूं तो एक ही झटके में इनके सारे बैंक खातों को सील कर सकती हूं, लेकिन इसके लिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा ताकि वे संभल ना पाएं। तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, विक्रम ने उसकी बुद्धिमानी की दाद देते हुए कहा, लेकिन हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे क्योंकि अगर उन्हें हमारी भनक लग गई तो वे सारे सबूत नष्ट कर देंगे। कल सुबह मैं अपने कुछ वफादार लोगों को उस होटल में भेजूंगा ताकि वे वहां से हर तरह के सुराग मिटा सकें और किसी को तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता न मिले। तुम्हें बस इस कमरे में रहकर अपने काम पर ध्यान देना है और बाकी सारी बाहरी दुनिया की चिंता मुझ पर छोड़ देनी है। आयशा ने सिर हिलाया और फिर से अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। वह विक्रम के साथ काम करके बहुत सुरक्षित महसूस कर रही थी और उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया था। विक्रम भी उस लड़की के समर्पण और काम के प्रति उसकी लगन को देखकर हैरान था। वह अब तक कई औरतों से मिल चुका था, लेकिन आयशा में कुछ ऐसा था जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग और बेहद खास बनाता था। यह एक नई और बहुत ही शक्तिशाली साझेदारी की शुरुआत थी। अगले दिन की सुबह सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं, लेकिन दोनों ने रात भर पलक तक नहीं झपकाई थी। विक्रम ने एक कप गर्म कॉफी आयशा की मेज पर रखी और कहा, अब तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। हमारा काम अभी शुरू ही हुआ है और हमें एक लंबी लड़ाई के लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखनी होगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कॉफी का कप उठाया और कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि मेरी मंजिल अब मेरे बहुत करीब नजर आ रही है। उधर दूसरी तरफ शहर के दूसरे हिस्से में सिंडिकेट का सरगना अपने आलीशान दफ्तर में गुस्से से उबल रहा था। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसके आदमी उस लड़की को पकड़ने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं और वह किसी अजनबी के साथ भाग निकली है। उसने अपने सबसे खतरनाक हथियारे को बुलाया और आदेश दिया कि मुझे वह लड़की और वह अजनबी हर हाल में जिंदा या मुर्दा चाहिए। अगर तुमने इस बार कोई गलती की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा, यह बात हमेशा याद रखना। हत्यारे ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया और अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ा। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था और वह जानता था कि वह किसी को भी पाताल से भी ढूंढ निकाल सकता है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस बार उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं
बल्कि विक्रम जैसे ताकतवर और बुद्धिमान व्यक्ति से होने जा रहा है। खेल अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुका था और दांव पर कई मासूम लोगों की जिंदगियां लगी हुई थीं। सुरक्षित ठिकाने के भीतर का माहौल बहुत ही शांत लेकिन तनावपूर्ण था। आयशा ने अपनी थकी हुई आंखों को रगड़ा और लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी नजरें हटा लीं। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और असली लड़ाई अभी बाकी है। विक्रम कमरे के दूसरे छोर पर खड़ा होकर अपने एक गुप्त फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज नीची थी लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जो किसी को भी डरा सकता था। आयशा ने महसूस किया कि इस आदमी के पास जितनी दौलत है उससे कहीं ज्यादा इसके पास खतरनाक ताकत मौजूद है। विक्रम ने अपनी कॉल खत्म की और पलटकर आयशा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई तरह की चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने कहा, मैंने अपने सभी विश्वस्त सूत्रों को काम पर लगा दिया है। अब हमें यह पता लगाना होगा कि इस पूरे नेटवर्क का असली दिमाग कौन है। वे लोग जो सिर्फ पर्दे के पीछे से इस खेल को नियंत्रित कर रहे हैं, हमें उन तक पहुंचना होगा। आयशा ने सिर हिलाया और स्क्रीन पर एक फोल्डर को खोला जो कई तरह के पासवर्ड से अच्छी तरह सुरक्षित किया गया था। यह वह जानकारी है जिसे डिकोड करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा है। आयशा ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, इस फोल्डर में सिंडिकेट के सारे काले कारनामों के अलावा उनके मुख्य वित्तीय निवेशकों की पूरी सूची है। ये वे लोग हैं जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते हैं, लेकिन असल में वे हथियारों और तस्करों को पैसा देते हैं। विक्रम ने स्क्रीन की तरफ देखा और कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया। उसमें शहर के कई बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल थे जिन्हें वह व्यक्तिगत रूप से अच्छी तरह जानता था। यह तो कल्पना से भी परे है। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी हैरानी व्यक्त की। तुम बिल्कुल सही कह रही थी आयशा, यह केवल एक छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि एक विशाल और ताकतवर साम्राज्य है। अगर हम इन्हें सीधे चुनौती देंगे तो हमारी जान बचना लगभग असंभव हो जाएगा। हमें इन्हें मारने के लिए इनके पैसे और सत्ता के स्रोत पर चोट करनी होगी। हमें एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें ये लोग खुद अपनी गलती से फंस जाएं और फिर कभी दोबारा बाहर न निकल सकें। आयशा ने ध्यान से विक्रम की बात सुनी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विक्रम, आयशा ने जवाब दिया। मैंने इनके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन का पूरा रास्ता निकाल लिया है। अगर हम कुछ फर्जी विदेशी कंपनियों का निर्माण करके इनके पैसे को वहां मोड़ दें तो इनका पूरा आर्थिक ढांचा हिल जाएगा। जैसे ही पैसा इनके हाथ से निकलेगा, ये लोग एक दूसरे पर शक करने लगेंगे और इनका आपस में लड़ना शुरू हो जाएगा। तब हम उन सबूतों को दुनिया के सामने रखकर इनकी सच्चाई उजागर कर देंगे। विक्रम उसके इस शानदार और बेखौफ योजना से पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था। यह सच में एक बहुत ही खतरनाक योजना है, लेकिन मुझे खतरे से खेलने में हमेशा बहुत मजा आता है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। हम कल सुबह ही इस योजना पर पूरी ताकत से काम शुरू कर देंगे। मेरी कानूनी टीम और वित्तीय सलाहकार कुछ ही घंटों में दर्जनों फर्जी कंपनियां खड़ी कर देंगे और तुम अपने कौशल से उनके पैसे को वहां घुमा देना। लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने तुम्हारा यह डिजिटल सुराग पकड़ लिया तो वे सीधे हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएंगे और तब बचना मुश्किल होगा। आयशा ने उसकी आंखों में देखा और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, आप मेरी तकनीकी क्षमताओं की चिंता बिल्कुल मत कीजिए विक्रम। मैंने उनके नेटवर्क में इस तरह के कई भ्रामक रास्ते बना दिए हैं कि उन्हें मेरा असली ठिकाना ढूंढने में कई साल लग जाएंगे। वे बस मेरे बिछाए हुए जाल में गोल गोल घूमते रह जाएंगे और कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। विक्रम को उसकी इस बेखौफ बातों ने बहुत सुकून दिया। उसे लगने लगा था कि उसने सही लड़की पर अपना भरोसा जताया है जो उसे जीत दिलाएगी। शहर की सबसे ऊंची इमारत के एक अंधेरे और विशाल दफ्तर में सिंडिकेट का सरगना देवराज सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था।
उसके चेहरे पर गुस्से और नफरत के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह अपने सामने खड़े 3 आदमियों को बहुत ही घूरती हुई नजरों से देख रहा था। तुम 3 बेवकूफ मिलकर एक साधारण सी लड़की को नहीं पकड़ पाए, उसने अपनी भारी और डरावनी आवाज में कहा। क्या तुम्हें पता है कि अगर वह लड़की अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो हम सबका क्या हश्र होगा और हम कहां जाएंगे? उन आदमियों में से एक ने आगे बढ़कर डरते हुए सफाई देने की कोशिश की। सर, वह लड़की उस होटल में अकेली नहीं थी। उसे वहां एक बहुत ही ताकतवर आदमी का संरक्षण मिल गया था और उनके पास हथियारों से लैस बड़ी भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। हम चाहकर भी उस भारी भीड़ में कुछ नहीं कर सके क्योंकि वे हमें आसानी से मार सकते थे। देवराज ने मेज पर रखा कांच का गिलास उठाया और उसे पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। गिलास के छोटे छोटे टुकड़े पूरे कमरे में भयानक आवाज के साथ बिखर गए। मुझे बहाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, देवराज ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे किसी भी कीमत पर उस लड़की और उस आदमी का पता चाहिए जो उसकी मदद कर रहा है। कोई भी हमारी सत्ता को चुनौती देकर इस शहर में चैन से सांस नहीं ले सकता। उसने अपने सबसे वफादार और खतरनाक हत्यारे कालिया को अंदर बुलाया। कालिया ने आकर देवराज को प्रणाम किया। देवराज ने कहा, तुम इस काम को अपने हाथों में लो और मुझे उस लड़की का सिर चाहिए। कालिया ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और वहां से निकल गया। विक्रम के सुरक्षित ठिकाने पर रात बहुत लंबी होती जा रही थी। आयशा ने अपनी तकनीकी कुशलता का पूरा इस्तेमाल करते हुए कई फर्जी खातों का निर्माण कर लिया था। उसने देवराज के मुख्य नेटवर्क में एक वायरस छोड़ दिया था जो बहुत ही धीमी गति से उनके पैसे को चुरा रहा था। विक्रम उसके बगल में बैठकर हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नजर रखे हुए था। वह आयशा की गति और काम करने के तरीके को देखकर पूरी तरह से दंग था। उसने पहले कभी किसी को इतने जटिल सिस्टम से खेलते नहीं देखा था। तुम एक जादूगरनी हो, विक्रम ने अचानक कहा और उसकी आंखों में एक गहरी प्रशंसा थी। तुमने जो काम कुछ ही घंटों में कर दिखाया है, उसे करने में मेरी पूरी आईटी टीम को कई महीने लग जाते। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सिंडिकेट के लोग अब तक बेखबर हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चला है। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपने बाल पीछे किए और कहा, यह सिर्फ कोडिंग का खेल है विक्रम। जब आप मशीन की भाषा समझ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी दीवार आपको रोक नहीं सकती है। तभी अचानक आयशा के लैपटॉप की स्क्रीन लाल रंग से चमकने लगी और एक तेज अलार्म बजने लगा। आयशा के चेहरे की रंगत तुरंत उड़ गई और उसने घबराते हुए कीबोर्ड पर उंगलियां चलानी शुरू कर दी। विक्रम तुरंत सतर्क हो गया और अपनी पिस्तौल निकाल ली। क्या हुआ? विक्रम ने चिंता भरे स्वर में पूछा। क्या उन्होंने हमें खोज लिया है? आयशा की सांसें तेज हो गई थीं। नहीं, उन्होंने हमें नहीं खोजा है, लेकिन किसी ने मेरे बनाए हुए सुरक्षा जाल को तोड़ने की कोशिश की है। आयशा ने तेजी से जवाब दिया। यह कोई साधारण हैकर नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही अनुभवी और खतरनाक इंसान है जो हमारे हर कदम पर नजर रख रहा है। आयशा ने स्क्रीन पर कुछ कमांड दिए और अलार्म को बंद कर दिया। उसने हमारे सिस्टम में घुसने की कोशिश की है, लेकिन मैंने उसे एक भ्रामक सर्वर की ओर मोड़ दिया है। हमें अब अपनी जगह तुरंत बदलनी होगी, क्योंकि वे जल्द ही इस जगह का असली पता भी निकाल लेंगे। विक्रम ने बिना कोई सवाल किए अपने आदमियों को तैयार होने का सख्त निर्देश दे दिया। हम यहां से मेरे दूसरे सुरक्षित ठिकाने पर जाएंगे, जो शहर के बिल्कुल बाहरी हिस्से में घने जंगलों के बीच मौजूद है। विक्रम ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे उठाया और बाहर की ओर ले जाने लगा। वहां हमें कोई आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा और हम अपनी योजना को बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकेंगे। आयशा ने अपना सारा जरूरी तो अभी ऑफ एली सामान समेटा और विक्रम के साथ बाहर खड़ी बख्तरबंद गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी रात के घने अंधेरे में तेजी से निकल पड़ी और पीछे सिर्फ धूल का एक बड़ा गुब्बार छोड़ गई। उसी समय कालिया एक काली गाड़ी में शहर की सड़कों पर तेजी से घूम रहा था। उसने अपने लैपटॉप पर वह सुराग देखा जो उसके हैकर ने अभी अभी खोजा था।
उसे पता चल गया था कि आयशा किसी बड़े आदमी की पनाह में है और वे दोनों मिलकर देवराज के साम्राज्य को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। कालिया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे ऐसे चुनौतीपूर्ण शिकार करने में बहुत मजा आता था। उसने अपनी बंदूक में गोलियां भरी और अपने हैकर को नया निर्देश देना शुरू कर दिया। उस लड़की का हर एक डिजिटल कदम ट्रैक करो, कालिया ने फोन पर चिल्लाते हुए कहा। वह जहां भी जाएगी, मैं उसके पीछे पीछे मौत बनकर पहुंच जाऊंगा। देवराज ने मुझे एक काम सौंपा है और मैं कभी भी अपने काम में असफल नहीं होता हूं। वह हैकर डर के मारे कांपने लगा और अपनी पूरी ताकत से आयशा के नए सर्वर का पता लगाने में जुट गया। कालिया को मालूम था कि यह काम इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन वह किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा था। विक्रम की गाड़ी जंगलों के बीच बने एक पुराने लेकिन मजबूत बंगले के सामने जाकर रुक गई। यह जगह बाहर से बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर से यह पूरी तरह आधुनिक तकनीक से लैस थी। आयशा ने बाहर कदम रखा और ठंडी हवा का एक गहरा झोंका महसूस किया। ये जगह सच में बहुत सुरक्षित और शांतिपूर्ण लग रही है। उसने विक्रम की ओर देखकर राहत भरी सांस लेते हुए कहा। विक्रम ने अपनी जैकेट का कॉलर ठीक किया और बोला, यहां कोई भी आसानी से हमारे पास नहीं पहुंच सकता है आयशा। अंदर जाते ही आयशा ने अपना नया सिस्टम स्थापित किया और फिर से सिंडिकेट के खातों को खंगालना शुरू कर दिया। उसने विक्रम को बताया कि देवराज के पास एक बहुत बड़ा विदेशी बैंक खाता है, जिसे वे अपने सबसे बड़े सौदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उस अमार की एक देवराज के पास खाते को फ्रीज कर दें, तो वे रातों रात सड़क पर आ जाएंगे और उनका सारा घमंड टूट जाएगा। विक्रम ने इस विचार पर गंभीरता से विचार किया और कहा, यह एक शानदार कदम होगा, लेकिन इसके लिए हमें बैंक के सर्वर तक पहुंच बनानी होगी। मैं उस बैंक के सुरक्षा तंत्र को बहुत अच्छी तरह से जानती हूं, आयशा ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने पहले भी ऐसे कई सिस्टम्स पर काम किया है और मैं जानती हूं कि उनमें कहां कमजोरियां मौजूद होती हैं। अगर आप मुझे कुछ समय दें, तो मैं आसानी से उनका मुख्य खाता हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकती हूं। विक्रम ने हामी भर दी और उसे अपना काम जारी रखने को कहा। इस बीच उसने अपने गुप्त सूत्रों से संपर्क किया ताकि सिंडिकेट के अगले कदम के बारे में समय रहते पता लगाया जा सके। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आयशा ने आखिरकार उस विदेशी बैंक के मुख्य सर्वर में सेंध लगा दी। उसने अपनी उंगलियों से आखिरी कमांड टाइप किया और देवराज का सबसे बड़ा खाता पूरी तरह से फ्रीज हो गया। यह हो गया विक्रम, आयशा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब वे चाहकर भी अपने उस खाते से एक भी पैसा नहीं निकाल सकते हैं। उनका पूरा नेटवर्क अब कुछ ही घंटों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। विक्रम ने आयशा के इस काम की दिल से बहुत सराहना की। तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था, विक्रम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा। अब देवराज को पता चलेगा कि उसने किस इंसान से पंगा लिया है। अब वह पागलों की तरह यहां वहां हाथ पैर मारेगा और यही वह समय है जब वह कोई बहुत बड़ी गलती करेगा। हमें बस उसकी उस गलती का इंतजार करना है और फिर हम अपना अगला और सबसे बड़ा प्रहार करेंगे। आयशा को भी अपने इस बड़े काम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। देवराज अपने दफ्तर में बैठा ही था कि उसके फोन की घंटी बज उठी। यह उसके विदेशी बैंक के मैनेजर का फोन था। सर, हमारे सिस्टम में कुछ भारी गड़बड़ी हो गई है, मैनेजर ने घबराते हुए कहा। आपका मुख्य खाता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और सारा पैसा फ्रीज हो चुका है। हम इसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। देवराज के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसका चेहरा गुस्से और डर के मारे लाल हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है? देवराज ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए पूछा। उस खाते की सुरक्षा दुनिया में सबसे बेहतर है, फिर कोई उसमें कैसे घुस सकता है? मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा गाड़ दूंगा। बैंक मैनेजर डर के मारे कांपने लगा और उसने फोन काट दिया। देवराज ने अपना
फोन दीवार पर दे मारा और वह बुरी तरह से टूट गया। वह समझ गया था कि यह सब उस लड़की की करतूत है और अब बात उसके सम्मान पर आ गई थी। कालिया को तुरंत देवराज का संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि अब किसी भी तरह से उस लड़की को खत्म करना होगा। कालिया की गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई, क्योंकि उसे शिकार का मजा आने लगा था। उधर जंगल के सुरक्षित ठिकाने पर आयशा और विक्रम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मौत का साया धीरे धीरे उनके बहुत करीब पहुंच रहा था। यह रात अभी लंबी थी और आने वाला कल अपने साथ और भी कई बड़े खतरे लाने वाला था। रात के अंधेरे में जंगल के उस घर में विक्रम ने आयशा के लिए कॉफी बनाई और उसकी तरफ बढ़ाया। उसने कहा, तुमने आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन तुम्हें अब कुछ देर आराम करना चाहिए। कल हमें और भी बड़े फैसले लेने होंगे और इसके लिए तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से शांत होना चाहिए। आयशा ने मुस्कुराते हुए वह कॉफी का कप लिया और हामी भरी। दोनों ने महसूस किया कि इस मुश्किल घड़ी में उनका यह नया रिश्ता और भी अधिक गहरा और मजबूत होता जा रहा था, जो उन्हें हिम्मत दे रहा था। विक्रम से मालूम था। विक्रम ने अपनी खिड़की से बाहर घने जंगल की ओर देखा, जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। उसे मालूम था कि यह सन्नाटा किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। सिंडिकेट इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वे अपनी पूरी ताकत के साथ पलटवार करेंगे। उसने अपनी निजी सुरक्षा टीम के कमांडर को तुरंत बुलाया और बंगले के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा सख्त करने का आदेश दिया। कोई भी अनजान व्यक्ति या गाड़ी इस बंगले के आसपास भी नहीं आनी चाहिए। यह उसका सख्त फरमान था, जिसे टालना नामुमकिन था। आयशा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसका दिमाग अभी भी उन कोडिंग और डेटा के बीच उलझा हुआ था। उसे पता था कि उसने एक बहुत ही खतरनाक शेर को घायल किया है और अब वह शेर किसी भी वक्त उन पर हमला कर सकता है। उसने मन ही मन खुद को किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया। सुबह की पहली किरण के साथ यह जंग एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जो उनका भाग्य तय करेगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के वित्तीय बाजार में एक भूचाल सा आ गया। देवराज ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए विक्रम की कंपनियों के शेयर गिराने की एक खतरनाक साजिश रच दी थी। उसने मीडिया में विक्रम के खिलाफ कई झूठी खबरें फैला दी कि उसका साम्राज्य अब कर्ज में डूब चुका है और जल्द ही दिवालिया होने वाला है। देवराज अपनी कुर्सी पर बैठकर इस विनाशकारी दृश्य का आनंद ले रहा था और उसे पूरा यकीन था कि विक्रम अब घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। देवराज ने अपने सबसे खास आदमी को बुलाया और कहा, देखा तुमने मेरी ताकत का असली कमाल। वह विक्रम सोच रहा था कि एक साधारण सी लड़की की मदद करके वह मेरे इस विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। मैंने सिर्फ एक रात में उसके व्यापार की नींव हिला दी है और अब वह खुद उस लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा। यह मेरी ताकत की सिर्फ एक छोटी सी झलक है और अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे सड़क पर ला दूंगा। उसी समय कालिया ने देवराज को फोन करके अपनी ताजा रिपोर्ट दी। सर, मैंने उस लड़की के डिजिटल सुराग का पीछा करते हुए उनका एक संभावित ठिकाना ढूंढ निकाला है। वे लोग शहर से दूर एक घने जंगल के बीच किसी गुप्त बंगले में छिपे हुए हैं। मेरे आदमी उस इलाके की पूरी घेराबंदी कर रहे हैं और जल्द ही हम उन दोनों को पकड़ लेंगे। देवराज ने खुशी से ठहाका लगाया और कहा, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि अब मुझे किसी सबूत की कोई जरूरत नहीं है। जंगल के उस शांत बंगले में विक्रम अपने लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रहा था, जहां उसकी कंपनियों के शेयर लगातार नीचे गिर रहे थे। उसके चेहरे पर चिंता की कुछ लकीरें उभर आई थीं, लेकिन वह बिल्कुल भी घबराया नहीं था। वह जानता था कि देवराज ऐसा ही कोई घटिया और ओछा कदम उठाएगा ताकि उसे डराया जा सके। विक्रम ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, यह सिर्फ उसकी हताशा का एक छोटा सा सबूत है।
और हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए था। आयशा नहाकर बाहर आई और उसने विक्रम को चिंतित देखा। वह धीरे से उसके पास आई और स्क्रीन पर गिरते हुए लाल तीरों को देखा। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, विक्रम, आयशा ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। यह बाजार का उतार चढ़ाव सिर्फ एक भ्रम है जिसे देवराज ने अपने काले धन का इस्तेमाल करके पैदा किया है। वह सोचता है कि हम इस हमले से डर जाएंगे, लेकिन असल में उसने हमें अपना अगला कदम तय करने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। विक्रम ने हैरानी से आयशा की तरफ देखा और पूछा, तुम इतनी मुश्किल स्थिति में भी इतनी शांत कैसे रह सकती हो? हमारी कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है और तुम इसे एक मौका बता रही हो। आयशा ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गई। देवराज बहुत ही घमंडी और बेवकूफ इंसान है विक्रम। उसने अपनी सारी आर्थिक ताकत आपको अस्थिर करने में लगा दी है, जिसका मतलब है कि अब उसके अपने बचाव के रास्ते पूरी तरह से खुल चुके हैं और वह बहुत कमजोर हो गया है। मैंने रात भर उसके उन बाकी खातों पर नजर रखी है जिन्हें हमने अब तक ब्लॉक नहीं किया था। आयशा ने अपना लैपटॉप खोलते हुए विक्रम को कुछ जटिल ग्राफ दिखाए। अपनी कंपनियों को बचाने के लिए देवराज ने अपने सारे काले धन को बाजार में झोंक दिया है। उसका मुख्य सुरक्षित कोष अब पूरी तरह से खाली हो चुका है और सारे लेन देन एक ही सर्वर से हो रहे हैं। अगर हम उस सर्वर को अपने नियंत्रण में ले लें तो उसका पूरा साम्राज्य कुछ ही सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगा। विक्रम की आंखों में एक नई चमक आ गई और उसके चेहरे की सारी चिंता तुरंत गायब हो गई। तुम सच में किसी चमत्कार से कम नहीं हो, आयशा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उस इंसान के दिमाग को पढ़ रही हो जिसे लगता है कि वह इस पूरी दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान है। हम इस मौके को हाथ से नहीं जाने देंगे और आज उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह अपनी इस गलती को जीवन भर याद रखेगा। बताओ कि इस सर्वर को हैक करने के लिए हमें क्या करना होगा? यह इतना आसान नहीं होगा जितना हमारा पिछला काम था, आयशा ने गंभीरता से समझाते हुए कहा। उस मुख्य सर्वर की सुरक्षा बहुत ही मजबूत है और इसे दूर बैठे हैक करना लगभग असंभव है। हमें उनके केंद्रीय सर्वर रूम में एक खास डिवाइस लगानी होगी जो उनके सिस्टम फॉरम कंसेंट को एक्सटेंड्स कॉन्फोल सेंसान की फायरवॉल को बाईपास कर सके। इसके बाद मैं यहां से बैठकर पूरे नेटवर्क को अपने नियंत्रण में ले लूंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह सर्वर रूम शहर के बीचों बीच उनकी सबसे सुरक्षित इमारत के बेसमेंट में स्थित है। विक्रम ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर मेज पर जोर से मुक्का मारा। मैं खुद उस इमारत में जाऊंगा और उस डिवाइस को वहां लगाऊंगा, विक्रम ने दृढ़ता से फैसला सुनाया। मेरे पास उस इमारत का नक्शा और वहां के सुरक्षा चक्र को तोड़ने के लिए सबसे बेहतरीन लोग मौजूद हैं। हम आज रात ही इस काम को अंजाम देंगे ताकि कल सुबह तक देवराज का पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम बस अपनी तैयारी पूरी रखो और मेरे सुरक्षित लौटने का इंतजार करो। आयशा को विक्रम की जान की फिक्र होने लगी क्योंकि वह जानती थी कि यह मिशन कितना खतरनाक हो सकता है। यह बहुत बड़ा जोखिम है, विक्रम, आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर आप वहां पकड़े गए तो देवराज आपको बिना कुछ सोचे समझे मार देगा। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक सुकून भरी मुस्कान दी। तुम मेरी चिंता मत करो आयशा, मैं बहुत पहले से इन खतरों से खेलता आ रहा हूं। मुझे मौत से नहीं बल्कि इस भ्रष्ट व्यवस्था से बहुत डर लगता है। आयशा ने हार मान ली क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी किट से एक छोटी सी काली डिवाइस निकाली जो किसी साधारण पेन ड्राइव जैसी दिखती थी। यह वही डिक्रिप्शन टूल है जिसे मैंने खुद खास तौर पर इस काम के लिए तैयार किया है, आयशा ने वह डिवाइस विक्रम को सौंपते हुए कहा। आपको बस इसे सर्वर के मुख्य पोर्ट में लगाना है और इसका हरा बटन दबाना है। उसके बाद यह खुद ब खुद अपना काम शुरू कर देगा और मुझे पूरा एक्सेस मिल जाएगा। विक्रम ने उस डिवाइस को अपनी जेब में सुरक्षित रख लिया और अपने सुरक्षा प्रमुख को अंदर बुलाया। आज रात हम देवराज के मुख्यालय पर सीधा हमला करने वाले हैं।
विक्रम ने अपने कमांडर को सख्त निर्देश देते हुए कहा, मुझे अपने सबसे बेहतरीन और खूंखार लोग चाहिए, जो बिना कोई निशान छोड़े अंदर जा सकें और काम पूरा करके बाहर आ सके। यह मिशन बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। अपनी पूरी टीम को तुरंत तैयार करो। इधर जंगल के बाहरी हिस्से में कालिया और उसके हथियारबंद गुर्गों ने बंगले की पूरी तरह घेराबंदी कर ली थी। कालिया अपनी दूरबीन से उस शांत बंगले को ध्यान से देख रहा था, जहां कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगता है कि वे लोग अभी भी अंदर ही हैं और उन्हें हमारे यहां होने का कोई अंदेशा नहीं है, कालिया ने अपने एक गुर्गे से धीमी आवाज में कहा। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन पर अचानक से हमला करेंगे और किसी को भी जिंदा बाहर नहीं निकलने देंगे। शाम ढलते ही विक्रम अपनी टीम के साथ एक साधारण दिखने वाली वैन में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ा। उसने आयशा को एक सुरक्षित कमरे में बंद कर दिया था और उसे हिदायत दी थी कि वह किसी भी कीमत पर बाहर ना आए। आयशा ने उसे जाते हुए देखा और अपने दिल में उसके सुरक्षित लौटने की प्रार्थना की। वह जानती थी कि आज रात की लड़ाई उनके भाग्य का अंतिम फैसला करेगी। उसने अपना सारा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा दिया और सर्वर से जुड़ने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। रात का अंधेरा गहराते ही कालिया ने अपने लोगों को बंगले पर धावा बोलने का सीधा इशारा कर दिया। काले कपड़े पहने और साइलेंसर लगी बंदूकों से लैस वे लोग चुपचाप बंगले की दीवारों की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि विक्रम ने वहां कितने खतरनाक और आधुनिक सुरक्षा इंतजाम कर रखे थे। जैसे ही पहला गुर्गा बंगले के मुख्य गेट के पास पहुंचा, वहां लगे मोशन सेंसर ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बंगले के अंदर अचानक तेज सायरन बजने लगे और तेज रोशनी से पूरा इलाका दिन की तरह जगमगा उठा। विक्रम के सुरक्षा गार्ड तुरंत अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद हो गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। कालिया के आदमी इस अचानक हुए पलटवार से पूरी तरह घबरा गए और इधर उधर छिपने की जगह तलाशने लगे। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल गूंजने लगा और चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार मच गई। कालिया ने एक पेड़ के पीछे छिपकर गोलियां चलाईं और गुस्से से गालियां देने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसे गुमराह किया गया है और विक्रम ने उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक मौत का जाल बिछा रखा था। अंदर सुरक्षित कमरे में बैठी आयशा गोलियों की आवाज सुनकर थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। वह जानती थी कि अगर उसने अपना ध्यान हटाया तो विक्रम की जान खतरे में पड़ सकती है। उसने अपने कानों पर हेडफोन लगा लिए और कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर लिया। उसे किसी भी हाल में देवराज के सिस्टम को हैक करना था ताकि यह लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो सके। बाहर की स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, उसे अपना काम हर हाल में पूरा करना ही था। दूसरी तरफ विक्रम अपनी टीम के साथ देवराज की शानदार और ऊंची इमारत के पिछले हिस्से तक पहुंच चुका था। उन्होंने सुरक्षा कैमरों को हैक करके कुछ देर के लिए बंद कर दिया था ताकि वे अंदर जा सके। विक्रम ने एक लेजर कट्टर की मदद से पीछे का भारी दरवाजा काटा और वे चुपचाप बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। इमारत के अंदर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ गश्त कर रहे गार्ड्स के जूतों की आवाजें आ रही थीं। विक्रम और उसकी टीम बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। बेसमेंट के मुख्य दरवाजे के पास 2 हथियारबंद गार्ड खड़े थे जो आपस में बातें कर रहे थे। विक्रम ने अपने आदमियों को इशारा किया और वे पलक झपकते ही उन दोनों गार्ड्स पर पीछे से टूट पड़े। बिना कोई आवाज किए उन्होंने दोनों को बेहोश कर दिया और उनके हथियार अपने कब्जे में ले लिए। विक्रम ने एक गार्ड की जेब से एक्सेस कार्ड निकाला और उसे स्कैनर पर लगाया। एक हल्की सी बीप की आवाज आई और बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और वे अंदर घुस गए। अंदर का नजारा किसी आधुनिक विज्ञान कथा की फिल्म जैसा लग रहा था, जहां हजारों ब्लिंकिंग लाइट्स वाले सर्वर रखे थे। यही वह जगह थी जहां देवराज के सारे काले कारनामों और उसके पूरे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा गया था। विक्रम तेजी से मुख्य आरकाना भराना
बड़ा भरा देखी थी। सर्वर रैक की तरफ बढ़ा, जो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच स्थित था। उसने अपनी जेब से आयशा की दी हुई वह काली डिवाइस निकाली और उसे सही पोर्ट में लगाने के लिए जगह खोजने लगा। समय बहुत कम था और किसी भी समय सुरक्षा अलार्म बज सकता था। विक्रम ने सही जगह ढूंढी और उस डिवाइस को मजबूती से अंदर धकेल दिया। उसने तुरंत उसका हरा बटन दबाया और डिवाइस की बत्ती लाल से नीली हो गई, जिसका मतलब था कि काम शुरू हो गया है। उसने अपने कान में लगे वायरलेस ईयरपीस से आयशा को संपर्क किया और कहा, मैंने डिवाइस लगा दी है आयशा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है और तुम्हें इसे जल्द से जल्द अपने नियंत्रण में लेना होगा। आयशा ने तुरंत जवाब दिया, मुझे सिग्नल मिल गया है विक्रम, और मैं अब अंदर घुस रही हूं। आयशा की उंगलियां कीबोर्ड पर किसी जादूगर की तरह तेजी से चल रही थीं और वह कोड्स लिख रही थी। फायरवॉल बहुत मजबूत थी और वह बार बार आयशा के एक्सेस को रोक रही थी, लेकिन आयशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी सारी तकनीकी बुद्धि लगा दी और एक के बाद एक सुरक्षा परतों को तोड़ना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर हरे रंग के अंक तेजी से दौड़ रहे थे और सिस्टम धीरे धीरे आयशा के सामने घुटने टेक रहा था। वह अपने मकसद के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी। उसी समय देवराज के दफ्तर में अचानक सारे मॉनिटर लाल रंग से चमकने लगे और भयानक अलार्म बजने लगा। देवराज अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और उसने घबराकर अपने मुख्य तकनीकी अधिकारी को तुरंत अपने पास बुलाया। यह क्या हो रहा है? हमारे सारे सिस्टम्स बंद क्यों हो रहे हैं? देवराज ने गुस्से से चिल्लाते हुए पूछा। तकनीकी अधिकारी के पसीने छूट रहे थे और उसने कांपते हुए कहा, सर, कोई हमारे मुख्य सर्वर को हैक कर रहा है। हमारा पूरा डेटा तेजी से किसी बाहरी कंप्यूटर पर कॉपी किया जा रहा है और हम असहाय हैं। देवराज का चेहरा डर और हताशा से पूरी तरह सफेद पड़ गया था, क्योंकि उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। जल्दी से सारे सर्वर्स को मैन्युअल तरीके से बंद कर दो, देवराज ने पागलों की तरह चीखते हुए आदेश दिया। कुछ भी हो जाए, वह डेटा इस इमारत से बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना हम सब बुरी तरह मारे जाएंगे। तकनीकी अधिकारी ने कांपते हाथों से कुछ बटन दबाए, लेकिन कंप्यूटर ने कोई भी जवाब नहीं दिया। सर, हमारा सिस्टम अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। उस हैकर ने सब कुछ लॉक कर दिया है। बंगले में बैठी आयशा के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी और संतोषजनक मुस्कान आ गई, क्योंकि डाउनलोड पूरा हो चुका था। उसने देवराज का सारा कच्चा चिट्ठा अपने सुरक्षित सर्वर में कॉपी कर लिया था और उसके असली सर्वर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। काम हो गया विक्रम, मैंने उनका सारा डेटा चुरा लिया है और उनके नेटवर्क को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है, आयशा ने ईयरपीस पर कहा। अब वहां से तुरंत बाहर निकलिए, क्योंकि देवराज के आदमी किसी भी समय उस सर्वर रूम में पहुंच सकते हैं। विक्रम ने डिवाइस को बाहर निकाला और अपनी टीम के साथ वहां से भागने की तैयारी शुरू कर दी। अचानक बेसमेंट का अलार्म बहुत तेज आवाज में बजने लगा और लाल बत्तियां पूरे कमरे में तेजी से घूमने लगीं। देवराज के हथियारबंद गार्ड्स सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ रहे थे और गोलियां चलाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। विक्रम ने अपनी बंदूक निकाली और अपने आदमियों से कहा, हमें लड़ते हुए बाहर निकलना होगा। उन्होंने एक जोरदार धमाका किया और धुएं का फायदा उठाकर वे तेजी से मुख्य दरवाजे की तरफ भागने लगे। गलियारे में देवराज के गार्ड्स और विक्रम की टीम के बीच एक बहुत ही भयानक और खूनी मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की बौछार से दीवारें छलनी हो रही थीं और चारों तरफ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। विक्रम ने बहुत ही बहादुरी और फुर्ती से दो गार्ड्स को ढेर कर दिया और अपनी टीम के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। वे सभी लड़ते हुए पीछे के दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गए और तुरंत अपनी वैन में सवार हो गए। वैन तेजी से इमारत के अहाते से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ जंगल वाले बंगले पर कालिया और उसके आदमी बुरी तरह हार मान चुके थे। विक्रम की सुरक्षा टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कालिया ने देखा कि उसके आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और वह खुद भी बुरी तरह घायल हो गया है। उसने अपनी बंदूक फेंक दी और घुटनों के बल
जमीन पर बैठ गया। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने उन दोनों को कमतर आंका। कालिया ने बुदबुदाते हुए हार स्वीकार कर ली। कुछ ही देर बाद विक्रम की वैन वापस उसी सुरक्षित बंगले के परिसर में आकर रुक गई। विक्रम बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी सुरक्षा टीम ने कालिया और उसके बाकी आदमियों को बंदी बना लिया है। वह सीधे अंदर सुरक्षित कमरे की तरफ गया, जहां आयशा उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही आयशा दौड़कर विक्रम के पास आई और उसे देखकर बहुत ही राहत महसूस की। हम जीत गए, विक्रम आयशा ने खुशी से कहा, और विक्रम ने भी अपनी मुस्कान के साथ इस बात पर मोहर लगा दी। जीत की खुशी के बाद विक्रम और आयशा ने बिना समय बर्बाद किए उस चुराए हुए डेटा का विश्लेषण शुरू कर दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते आंकड़े देवराज के काले साम्राज्य की पूरी कहानी बयां कर रहे थे। आयशा ने अपनी पैनी नजरों से उन सभी गुप्त फाइलों को खंगाला जिनमें राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल थे। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह जानकारी एक ऐसा बम है जो पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख देगा। हमें इसे सही समय पर ही दुनिया के सामने लाना होगा ताकि कोई अपराधी बच न सके। आयशा ने अपनी स्क्रीन से नजरें हटाकर विक्रम की ओर देखा और एक बहुत ही चतुर योजना पेश की। उसने कहा, अगर हम यह सारा डेटा अभी पुलिस को सौंप देंगे तो वे अपने रसूख का इस्तेमाल करके आसानी से बच निकलेंगे। हमें देवराज को एक ऐसा लालच देना होगा जिससे वह अपनी गुफा से बाहर आने पर मजबूर हो जाए। हम इंटरनेट पर कुछ ऐसी फर्जी जानकारी फैलाएंगे जिससे उसे लगे कि हमने उसका आधा डेटा खो दिया है। यह सुनकर वह अपनी जीत का जश्न मनाने और हम पर आखिरी वार करने के लिए जरूर आएगा। विक्रम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, क्योंकि उसे आयशा की यह रणनीति बेहद पसंद आई थी। यह बिल्कुल शेर को पिंजरे में कैद करने जैसा है, विक्रम ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। हम उसे यह विश्वास दिलाएंगे कि सर्वर रूम में हुए हमले के दौरान हमारे सिस्टम में एक भारी तकनीकी खराबी आ गई थी। इसके कारण हम केवल वही फाइलें डिकोड कर पाए हैं जो उसके व्यापारिक लेन देन से जुड़ी हैं। बाकी के अपराधों के सारे अहम सबूत अब हमारे पास मौजूद नहीं है और वह पूरी तरह से सुरक्षित है। आयशा ने तुरंत अपने सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करके डार्क वेब पर कुछ फर्जी संवाद और आधी अधूरी जानकारी लीक कर दी। उसने अपनी कोडिंग में जानबूझकर कुछ ऐसी खामियां छोड़ दी जिन्हें देवराज के हैकर्स आसानी से पकड़ सके। यह एक बहुत ही सावधानी से बुना गया डिजिटल मायाजाल था, जिसे असलियत से अलग कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। जानकारी लीक होने के कुछ ही मिनटों बाद सिंडिकेट के स्लीपर सेल और हैकर्स सक्रिय हो गए। उन्होंने तुरंत इस अधूरी जानकारी को पकड़ा और खुशी खुशी अपने क्रूर सरगना देवराज तक पहुंचा दिया। देवराज अपने तबाह हो चुके सर्वर रूम के मलबे के बीच खड़ा था जब उसके मुख्य हैकर ने उसे यह नई और राहत देने वाली खबर सुनाई। सर, उन लोगों का मिशन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया है, हैकर ने हांफते हुए कहा। उनके भागते समय सिस्टम क्रैश हो गया था, जिससे उनकी हार्ड ड्राइव में मौजूद 80% डेटा हमेशा के लिए करप्ट हो चुका है। उनके पास सिर्फ कुछ पुराने बैंक स्टेटमेंट बचे हैं जो हमारे खिलाफ कोई बड़ा मामला साबित करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। हम सुरक्षित हैं। यह खबर सुनते ही देवराज के चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी और क्रूर हंसी फैल गई। मुझे पता था कि वे बेवकूफ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, देवराज ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। विक्रम सोच रहा था कि वह एक छोटी सी लड़की के सहारे मेरे इस विशाल साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। अब जब उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं बचा है तो मैं उन्हें सार्वजनिक रूप से पूरी तरह जलील करूंगा। अब मैं एक ऐसा बड़ा सम्मेलन आयोजित करूंगा जहां मैं उनकी हार की घोषणा करूंगा। उधर जंगल के शांत और सुरक्षित बंगले में विक्रम अपने अगले कदम की बहुत ही बारीक योजना बना रहा था। उसने अपने सबसे वफादार और तेज तर्रार वकीलों की एक विशेष टीम को तुरंत वहां बुला लिया था। वे सभी आयशा द्वारा निकाले गए उन असली सबूतों को कानूनी दस्तावेजों में बदलने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। विक्रम हर एक
पन्ने को खुद बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, ताकि बाद में अदालत में कोई भी कानूनी पेंच न फंस सके। यह एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद विनाशकारी तूफान की खामोश और मजबूत तैयारी थी। आयशा अभी भी अपनी स्क्रीन से चिपकी हुई थी और सिंडिकेट के बचे हुए नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने देखा कि देवराज अब अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर एक नया अवैध समझौता करने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था कि उसका कोई भी पर्दाफाश नहीं कर सकता, इसलिए वह पूरी तरह से निडर होकर काम कर रहा था। आयशा ने विक्रम को इशारा किया और कहा, देखिए विक्रम, हमारा बिछाया हुआ जाल बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। वह आदमी पूरी तरह अंधा हो चुका है। विक्रम ने स्क्रीन पर चल रहे उन नए समझौतों के संदेशों को देखा और उसकी आंखों में एक कठोर चमक आ गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विक्रम ने एक पुरानी कहावत याद करते हुए धीमी आवाज में कहा। वह अपनी झूठी जीत के नशे में इतना डूब चुका है कि उसे अपने चारों तरफ बिछी हुई मौत की यह मजबूत दीवार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। हमें बस उसे इसी तरह भ्रम में रखना होगा जब तक कि वह खुद दुनिया के सामने अपने सारे गुनाहों को खुलेआम स्वीकार करने की भयानक गलती न कर दे। कुछ ही दिनों के भीतर देवराज ने शहर के सबसे आलीशान और बड़े कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत ही भव्य व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन करने की बड़ी घोषणा कर दी। उसने मीडिया के सभी बड़े पत्रकारों और शहर के नामचीन उद्योगपतियों को इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित करने का फैसला किया। उसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया को यह दिखाना था कि विक्रम पूरी तरह से हार चुका है और अब बाजार का एकमात्र और सबसे ताकतवर राजा सिर्फ वह है। वह अपनी झूठी महानता का बखान करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बीच विक्रम और आयशा ने अपने डिजिटल जाल को और भी ज्यादा गहरा और मजबूत कर दिया था। आयशा ने देवराज के व्यक्तिगत फोन और उसके सभी ईमेल खातों को बिना किसी को भनक लगे पूरी तरह से हैक कर लिया था। अब देवराज जो भी संदेश भेजता या किसी से भी बात करता, वह सीधे आयशा के सुरक्षित सर्वर पर आ जाता था। इस तरह वे उसके हर एक भावी कदम को उसके उठाने से पहले ही बहुत अच्छी तरह जान लेते थे और अपनी रणनीति तय करते थे। हमें उसके सबसे गहरे राज को उजागर करना होगा, विक्रम ने स्क्रीन पर नजर गड़ाते हुए बहुत ही गंभीरता से कहा। आयशा ने सिर हिलाया और देवराज के उन विदेशी खातों की तहकीकात शुरू कर दी जिन्हें उसने बहुत ही चालाकी से छिपा रखा था। यह एक बहुत ही जटिल काम था, क्योंकि ये खाते कई अलग अलग देशों की सीमाओं और कड़े कानूनों के पीछे सुरक्षित थे। लेकिन आयशा के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी जिसे पार करने के लिए वह पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित और तैयार थी। उसने कई रातों तक बिना सोए और बिना रुके एक बहुत ही खास और ताकतवर कंप्यूटर वायरस तैयार किया। यह वायरस उन विदेशी बैंकों की सुरक्षा दीवारों को बिना कोई अलार्म बजाए बहुत ही खामोशी से भेद सकता था। यह एक डिजिटल सर्प की तरह था जो बिना कोई शोर किए अपने शिकार के सबसे अहम हिस्से तक पहुंच सकता था। विक्रम उसके इस अथक प्रयास और काम के प्रति उसके गहरे समर्पण को देखकर मन ही मन उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा था और उस पर गर्व महसूस कर रहा था। आखिरकार 5 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आयशा ने एक बहुत ही गहरी और लंबी राहत की सांस ली। मुझे वह असली खजाना मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, विक्रम आयशा ने अपनी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवराज ने अपनी सारी काली कमाई और अवैध हथियारों के सौदे का पैसा एक स्विस बैंक के बहुत ही गुप्त खाते में जमा कर रखा है। मैंने उस खाते का पूरा विवरण और उसके सारे लेन देन का रिकॉर्ड बहुत ही सुरक्षित तरीके से कॉपी कर लिया है। विक्रम ने उस स्क्रीन को देखा और उसकी आंखों में एक बहुत ही तेज और खूंखार चमक आ गई। यह वह आखिरी कील है जो देवराज के इस भ्रष्ट ताबूत में हमेशा के लिए ठोकी जाएगी। विक्रम ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा। अब उसके बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है और वह अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका है। हम इन सारे सबूतों को एक साथ मिलाकर एक ऐसा मजबूत कानूनी हथियार बनाएंगे
जिसे दुनिया की कोई भी अदालत कभी खारिज नहीं कर सकेगी। आयशा ने अपनी योजना को और भी धारदार बनाने के लिए उस स्विस खाते से जुड़े कुछ नकली लेन देन भी शुरू कर दिए। उसने बहुत ही छोटी मात्रा में पैसा उन मुखबिरों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जो देवराज के लिए ही काम करते थे। यह एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक चाल थी जो देवराज के मन में अपने ही वफादार लोगों के प्रति गहरा शक पैदा करने वाली थी। जब एक अपराधी को अपने ही लोगों पर शक होने लगता है तो उसका पूरा साम्राज्य अंदर से ही टूटने लगता है। देवराज अपने शानदार दफ्तर में बैठा था जब उसके वित्तीय सलाहकार ने उसे उन अजीब और रहस्यमयी लेन देन की जानकारी दी। सर, हमारे गुप्त खाते से कुछ पैसा लगातार निकाला जा रहा है और वह पैसा सीधे हमारे कुछ पुराने कमांडरों के खातों में जा रहा है, सलाहकार ने कांपते हुए बताया। देवराज का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया और उसने मेज पर एक जोरदार मुक्का मारा। उसे लगा कि उसके अपने ही आदमी अब विक्रम से मिल गए हैं और उसे धोखा देकर उसका सारा पैसा लूट रहे हैं। उन गद्दारों को तुरंत मेरे सामने पेश करो, देवराज ने पागलों की तरह चीखते हुए अपना फरमान सुनाया। मुझे उन सबका सिर चाहिए जिन्होंने मेरी पीठ में छुरा घोंपने की यह भयानक और गंदी कोशिश की है। सिंडिकेट के अंदर अचानक से भारी दहशत और अफरा तफरी मच गई क्योंकि देवराज ने अपने ही वफादार लोगों को मारना शुरू कर दिया था। आयशा और विक्रम की वह छोटी सी चाल अब एक बहुत बड़े खूनी खेल में बदल चुकी थी जिसने सिंडिकेट की पूरी ताकत को आधा कर दिया था। आयशा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देवराज के साम्राज्य को आपस में लड़कर पूरी तरह बिखरते हुए बहुत ही शांति से देख रही थी। वह एक ऐसा मोहरा बन चुकी थी जो सिर्फ अपनी जगह पर बैठकर वजीर को मात दे रहा था। विक्रम उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और उसने आयशा के इस बेहतरीन दिमाग की बहुत ही सराहना की। तुमने बिना कोई गोली चलाए उनके सबसे बड़े और ताकतवर किले को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया है, विक्रम ने एक बहुत ही गर्वित आवाज में कहा। इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाते हुए विक्रम ने अपनी कानूनी और वित्तीय टीमों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। उसने बाजार में मौजूद देवराज की उन सभी बेनामी कंपनियों को बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर दिया जो अब घाटे में चल रही थीं। यह एक बहुत ही शानदार और अचूक व्यापारिक चाल थी जिसने देवराज की रही सही आर्थिक ताकत को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। देवराज को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वह अपना सब कुछ धीरे धीरे खो रहा है। देवराज ने अपने बचे हुए सभी कमांडरों को बुलाया और उस आगामी भव्य सम्मेलन की पूरी सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करने का आदेश दिया। मैं चाहता हूं कि उस सम्मेलन में कोई भी परिंदा पर न मार सके और वहां सिर्फ मेरी जीत का जश्न मनाया जाए, देवराज ने चेतावनी देते हुए कहा। लेकिन वह नहीं जानता था कि वह सम्मेलन असल में विक्रम और आयशा द्वारा बिछाया गया एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक डिजिटल मौत का कुआं था। वे दोनों उसके इस अति आत्मविश्वास का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आयशा ने उन सभी अहम सबूतों और वीडियो रिकॉर्डिंग को छोटे छोटे और सुरक्षित डेटा पैकेट में बदलना शुरू कर दिया। ये पैकेट्स इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि वे किसी भी सुरक्षा फायरवॉल को बहुत ही आसानी से तोड़कर सीधे मुख्य स्क्रीन पर चल सकें। उसने विक्रम को वह पेन ड्राइव दिखाई जिसमें सिंडिकेट की मौत का असली फरमान हमेशा के लिए कैद हो चुका था। हमारी सारी खामोश तैयारियां अब पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं, विक्रम आयशा ने एक गहरी सांस लेते हुए बहुत ही आत्मविश्वास से कहा। विक्रम ने उस ड्राइव को अपने हाथों में लिया और महसूस किया कि यह सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं बल्कि हजारों लोगों का न्याय है। मैं तुम्हें वादा करता हूं आयशा कि यह लड़ाई हम ही जीतेंगे और देवराज को उसके किए की बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी, विक्रम ने गंभीरता से कहा। हम इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और एक ऐसा नया सवेरा लाएंगे जहां कोई भी निर्दोष कभी नहीं सताया जाएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में जीत की एक पक्की और मजबूत उम्मीद थी। उसी शाम देवराज के मुख्य हैकर को अचानक उनके सिस्टम में
एक बहुत ही अजीब सी और अनजानी गतिविधि दिखाई दी। सर, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे नेटवर्क के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने की एक बहुत ही खतरनाक कोशिश की है, हैकर ने घबराते हुए रिपोर्ट दी। देवराज ने तुरंत अपनी भ्रिकुटी तान ली और उसे पूरी स्थिति की गहराई से जांच करने का सख्त आदेश दिया। उसे अब एहसास होने लगा था कि शायद विक्रम पूरी तरह से शांत नहीं बैठा है और कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। इस छोटी सी गलती ने देवराज को वह अहम सुराग दे दिया जो विक्रम के उस छिपे हुए और अत्याधुनिक डेटा सेंटर की ओर इशारा कर रहा था। देवराज ने अपने सबसे खतरनाक और पेशेवर हथियारों की एक पूरी फौज को तुरंत वहां भेजने का मन बना लिया। यह एक बहुत ही शांत और डरावनी रात थी जो जल्द ही एक भयानक और खूनी तूफान में बदलने वाली थी। विक्रम और आयशा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत अब सीधे उनके दरवाजे पर पूरी ताकत से दस्तक देने वाली है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश के साथ भयानक बिजली कड़क रही थी। यह तूफानी रात उस आने वाले बड़े खतरे का संकेत दे रही थी जो विक्रम के गुप्त डेटा सेंटर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। देवराज के भेजे गए पेशेवर हथियारों का गिरोह पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस होकर उस इमारत की तरफ खामोशी से कदम बढ़ा रहा था। उन्हें देवराज ने सख्त आदेश दिया था कि इस बार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचना चाहिए और सभी सबूत हमेशा के लिए तबाह कर दिए जाएं। अंदर सुरक्षित कमरे में विक्रम और आयशा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें बाहर के भयानक तूफान और अपनी तरफ तेजी से बढ़ते मौत के साये का कोई अंदाजा नहीं था। आयशा लगातार सिंडिकेट के बचे हुए वित्तीय ढांचों को तबाह करने के लिए कोडिंग में व्यस्त थी। विक्रम उसके पास खड़ा होकर उस लड़की की अद्भुत क्षमता पर गर्व महसूस कर रहा था। तभी अचानक इमारत के मुख्य सुरक्षा सिस्टम का लाल अलार्म बहुत तेज आवाज में बजने लगा और पूरी स्क्रीन पर खतरे के निशान चमकने लगे। विक्रम तुरंत सतर्क हो गया। देवराज के हथियारों ने डेटा सेंटर के मुख्य दरवाजे को एक भारी विस्फोटक से उड़ा दिया था। धमाके की भयानक आवाज से पूरी इमारत बुरी तरह हिल गई और चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार फैल गया। विक्रम के बहादुर सुरक्षा गार्ड्स ने तुरंत अपनी पोजीशन ले ली और हमलावरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह एक बहुत ही खूनी और सीधा टकराव था जिसमें कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। गोलियों की तड़तड़ाहट और चीखें उस तूफानी रात के भयानक शोर में मिलकर एक डरावना और जानलेवा माहौल बना रही थीं। विक्रम ने आयशा की तरफ मुड़कर बहुत ही सख्त आवाज में कहा, आयशा, वे लोग मुख्य सर्वर को नष्ट करने के लिए अंदर आ चुके हैं। तुम्हें किसी भी कीमत पर उस सारे डेटा को बचाना होगा और सुरक्षित बैकअप सर्वर में तुरंत भेजना होगा। मैं तब तक उन्हें इस कमरे तक पहुंचने से रोके रखता हूं, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। विक्रम की आंखों में एक अटल संकल्प था। आयशा ने घबराते हुए सिर हिलाया और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर मशीन की तरह तेजी से चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाजें अब धीरे धीरे उनके सुरक्षित कमरे के बहुत करीब आती जा रही थीं। आयशा के हाथ डर के मारे थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित था। वह जानती थी कि अगर हत्यारे सर्वर को तबाह कर देंगे तो उनकी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। उसने डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन फाइलें बड़ी थीं और नेटवर्क की गति तूफान के कारण धीमी पड़ गई थी। समय रेत की तरह उनके हाथों से बहुत ही तेजी से फिसलता जा रहा था। विक्रम अपनी बंदूक लेकर सीधे उस लंबे गलियारे में आ गया जहां देवराज के गुर्गे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने खंभे के पीछे छिपकर अचूक निशाना लगाया और सामने वाले दो हमलावरों को तुरंत ढेर कर दिया। विक्रम कोई साधारण व्यापारी नहीं था, बल्कि उसने बेहतरीन मार्शल आर्ट और हथियारों का कड़ा प्रशिक्षण लिया था। वह एक खूंखार शेर की तरह लड़ रहा था जो अपने इलाके में दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी गजब की फुर्ती और ताकत देखकर हमलावर भी पूरी तरह से चौंक गए थे। कमरे के अंदर स्क्रीन पर डेटा ट्रांसफर की लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और यह अभी सिर्फ 60% ही पूरी हो पाई थी। अचानक
बाहर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और भारी दरवाजे का एक हिस्सा टूटकर अंदर आ गिरा। आयशा ने चीखते हुए अपना सिर हाथों से ढक लिया। धुएं के बीच से एक खूंखार हमलावर अपनी बंदूक ताने हुए कमरे के अंदर घुस आया। उसकी नजरें सीधे उन सर्वर्स पर थीं जहां डेटा भेजा जा रहा था। आयशा की सांसें हलक में अटक गई थीं और उसे मौत सामने नजर आ रही थी। हमलावर ने मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक सर्वर की तरफ की और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी विक्रम तूफान की तरह वहां आ पहुंचा। उसने पीछे से उस हमलावर की गर्दन पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने उसकी बंदूक छीनकर उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया। क्या तुम ठीक हो, आयशा? विक्रम ने हांफते हुए पूछा। उसके माथे से खून बह रहा था और कपड़े धूल से सन चुके थे। आयशा ने विक्रम को जिंदा देखकर राहत की एक बहुत ही गहरी सांस ली। मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन आपको गहरी चोट लगी है। आयशा ने उसके माथे से बहते खून को देखकर घबराते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए अपनी चोट को कपड़े से दबाया और बोला, यह सिर्फ मामूली खरोंच है। तुम अपना ध्यान डेटा बचाने पर लगाओ। बिल्कुल नहीं बचा है, क्योंकि बाकी आदमी किसी भी वक्त अंदर घुस सकते हैं। आयशा तुरंत अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और ट्रांसफर की गति बढ़ाने के लिए नए तकनीकी कमांड्स देने लगी। विक्रम दरवाजे के पास खड़ा होकर बंदूक में नई मैगजीन डालने लगा। डेटा ट्रांसफर 90% तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी सिस्टम ने अचानक एक अजीब एरर मैसेज दिखाना शुरू कर दिया। आयशा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि मुख्य सर्वर बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था और वह किसी भी पल बंद हो सकता था। मुझे इस सर्वर को सादो ओरो ने कुलीन को वर्बद में मैन्युअल तरीके से ठंडा करना होगा, वरना सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आयशा ने घबराकर विक्रम से कहा। विक्रम ने बिना कोई सवाल किए उसे तुरंत इजाजत दे दी। आयशा अपनी जगह से उठी और सर्वर रैक के पीछे जाकर उलझे तारों को सावधानी से ठीक करने लगी। तभी गलियारे से गोलियों की भारी बौछार हुई और विक्रम को खुद को बचाने के लिए फर्श पर लेटना पड़ा। 2 और हमलावर दरवाजे से अंदर घुस आए थे और वे सीधे विक्रम पर निशाना साध रहे थे। विक्रम ने फर्श से ही जवाबी फायरिंग की और एक हमलावर को पैर में गोली मार दी, लेकिन दूसरे हमलावर ने विक्रम की तरफ एक जानलेवा हथगोला फेंक दिया। विक्रम ने उस हथगोले को हवा में ही देख लिया और पूरी ताकत लगाकर उसे वापस दरवाजे के बाहर गलियारे में लात मारकर फेंक दिया, जहां भयानक धमाका हुआ। धमाके की गूंज से आयशा के कान सुन्न हो गए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और काम पूरी लगन से करती रही। उसने सर्वर के कूलिंग फैन को सीधा कर दिया, जिससे सिस्टम फिर से सामान्य रूप से काम करने लगा। वह दौड़कर कुर्सी पर आई और देखा कि ट्रांसफर अब 99% पर पहुंच गया था। बस थोड़ा सा और, आयशा, विक्रम ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्योंकि उसके कंधे को गोली छूकर निकल गई थी। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी तरह से टिकी हुई थीं। अचानक हल्की बीप की आवाज आई और स्क्रीन पर हरे अक्षरों में ट्रांसफर पूरा हुआ का संदेश आ गया। आयशा ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, विक्रम, हमने कर दिखाया है और सारा डेटा सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है। अब देवराज इस डेटा को कभी नहीं मिटा पाएगा और उसकी हार तय हो चुकी है। विक्रम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई और उसने गर्व से आयशा को देखा। लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बाहर अभी भी कई दुश्मन मौजूद थे जो उनकी जान लेना चाहते थे। विक्रम ने कहा, अब हमें इस इमारत से बाहर निकलना होगा आयशा। मैंने इस सर्वर रूम में एक शक्तिशाली टाइम बम लगा रखा है, जो कुछ ही मिनटों में इस जगह को राख में बदल देगा। हमें तुरंत उस गुप्त रास्ते से भागना होगा जो सीधे घने जंगल की तरफ जाता है। आयशा ने अपना लैपटॉप उठाया और कसकर विक्रम का हाथ पकड़ लिया। विक्रम भारी दर्द के बावजूद मजबूती से खड़ा हुआ और वे दोनों अंधेरे गलियारे में भागने लगे। पीछे हमलावर अभी भी लगातार गोलियां चला रहे थे,
लेकिन वे अब सुरक्षित दूरी पर आ चुके थे। वे एक छोटे गुप्त दरवाजे तक पहुंचे, जिसे विक्रम ने अपने फिंगरप्रिंट से खोला। अंदर एक संकरी सी सुरंग थी, जो पूरी इमारत के नीचे से होकर जाती थी। विक्रम और आयशा तेजी से उस सुरंग में घुस गए और भारी दरवाजा उनके पीछे खामोशी से बंद हो गया। सुरंग में बिल्कुल अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी, लेकिन यह रास्ता उनकी जान बचाने का एकमात्र सहारा था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे लगातार भाग रहे थे। विक्रम की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन वह आयशा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध था। वे सुरंग के आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि अचानक पीछे एक बहुत भयानक धमाका हुआ। विक्रम का लगाया हुआ टाइम बम फट चुका था और उसने डेटा सेंटर के साथ उन सभी हथियारों को भस्म कर दिया था। धमाके के झटके से सुरंग की दीवारें हिल गईं और कुछ धूल उनके ऊपर आ गिरी, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित थे और अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा था। विक्रम ने रुककर राहत की सांस ली और दीवार का सहारा लेकर नीचे बैठ गया। उसका खून बहुत बह चुका था और अब उसे भयंकर चक्कर आ रहे थे। विक्रम, आपकी हालत बहुत खराब हो रही है। आयशा ने रोते हुए उसके माथे को छुआ, जो तेज बुखार से तप रहा था। उसने अपनी जैकेट फाड़कर विक्रम के कंधे पर बंधी पट्टी को और ज्यादा कस दिया ताकि खून रुक सके। आपको हिम्मत नहीं हारनी है विक्रम, हम लगभग बाहर आ रहा था चुके हैं, बस थोड़ी दूर और चलना है। आयशा ने उसका हौसला बढ़ाया। विक्रम ने आंखें खोलीं और आयशा के डरे हुए लेकिन दृढ़ चेहरे को देखा। उस पल उसे एहसास हुआ कि यह लड़की अब उसके नीरस जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी दौलत और सत्ता के पीछे भागते हुए बिता दी, आयशा, विक्रम ने बहुत ही धीमी और कांपती आवाज में कहा। लेकिन आज तुम्हारे साथ मौत का सामना करते हुए मुझे समझ आ रहा है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। तुम्हारी बहादुरी मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। आयशा ने भावुक होकर उसके हाथ को प्यार से चूम लिया और कहा, आप पहले से ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने एक अनजान लड़की की जान बचाने के लिए अपना विशाल साम्राज्य और अपनी जिंदगी दोनों खुशी खुशी दांव पर लगा दिए। विक्रम ने गहरी सांस ली और आयशा के कंधे का सहारा लेकर फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वे दोनों धीरे धीरे सुरंग के बाकी हिस्से को पार करने लगे। बाहर भयानक तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था और बारिश की तेज बूंदें गिर रही थीं। कुछ ही देर बाद उन्हें सुरंग के अंत में एक हल्की रोशनी दिखाई दी, जो बाहर जंगल में खुलती थी। उस रोशनी को देखकर दोनों के चेहरों पर नई उम्मीद की किरण जग गई। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी और उस बाहर की रोशनी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाने लगे। जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकले, ठंडी बारिश ने उनके थके हुए शरीरों को पूरी तरह से भिगो दिया। विक्रम की गुप्त सुरक्षा टीम वहां पहले से ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत विक्रम को सहारा दिया और उसे एक सुरक्षित मेडिकल वैन के अंदर आराम से लिटा दिया। आयशा भी उसके साथ बैठ गई और उसने विक्रम का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने विक्रम का इलाज शुरू कर दिया और घावों को साफ करके पट्टी बांधनी शुरू कर दी। आयशा लगातार ईश्वर से उसकी सलामती की प्रार्थना कर रही थी। वैन तेजी से उस तूफानी रात को चीरते हुए एक नए और पूरी तरह सुरक्षित ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम अब खतरे से बाहर आ चुका था और उसने थकान के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थीं। आयशा खिड़की से बाहर चमकती बिजली को देख रही थी और सोच रही थी कि वे मौत के मुंह से कैसे बचकर आए हैं। आज की इस खौफनाक रात ने उन दोनों को हमेशा के लिए एक अटूट रिश्ते में मजबूती से बांध दिया था। अब उनके पास देवराज को खत्म करने के सारे बड़े और अहम हथियार मौजूद थे। दूसरी तरफ देवराज को जब यह खबर मिली कि उसका गिरोह मारा जा चुका है और डेटा सेंटर पूरी तरह जल गया है, तो वह पागल हो गया। उसने अपने दफ्तर का सारा कीमती सामान तोड़ दिया और गुस्से में चिल्लाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम और वह लड़की हर बार उसे कैसे मात दे रहे हैं। उसकी वह भव्य योजना जो उसने अपनी झूठी जीत का जश्न मनाने के लिए बनाई थी,
अब एक बहुत बुरे सपने की तरह लगने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसका बुरा अंत अब बहुत करीब आ चुका है। सुबह की पहली किरण के साथ भयानक तूफान शांत हो चुका था और नीला आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। विक्रम भी अब काफी बेहतर महसूस कर रहा था और बिस्तर पर बैठकर गर्म कॉफी पी रहा था। आयशा उसके पास आई और लैपटॉप खोलकर वह सारा डेटा दिखाया जो उसने इतनी बहुत दे ली। वह सारा डेटा दिखाया, मुश्किल से बचाया था। यह हमारे पास मौजूद सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, आयशा ने चमकती आंखों से कहा। अब हमें सिर्फ उस पल का इंतजार करना है जब देवराज अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उस बड़े सम्मेलन में पूरी दुनिया के सामने मंच पर खड़ा होगा। विक्रम ने कॉफी का कप किनारे रखा और आयशा के चेहरे पर झलकते मजबूत आत्मविश्वास को देखकर मुस्कुराया। हम उसे ऐसा करारा जवाब देंगे कि उसके बाद कोई भी भ्रष्ट इंसान सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हम इस काले साम्राज्य की जड़ों को एक ही वार में उखाड़ फेंकेंगे और न्याय की स्थापना करेंगे। आज का दिन देवराज के जीवन का आखिरी दिन होगा जब वह अपनी ताकत का घमंड दिखाएगा। विक्रम की भारी आवाज में एक ऐसा गहरा सुकून था जो किसी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत से ठीक पहले एक योद्धा को हमेशा महसूस होता है। आयशा ने अपना सिर विक्रम के मजबूत कंधे पर रख दिया और वे दोनों खिड़की से बाहर चमकते हुए सूरज को देखने लगे। रात का भयानक तूफान और वह जानलेवा अंधेरा अब पूरी तरह खत्म हो चुका था और उनके जीवन में एक नई सुबह आ चुकी थी। वे जानते थे कि आने वाली लड़ाई बहुत खतरनाक होगी, लेकिन अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। उनका अटूट विश्वास और सच्चाई की ताकत उनके साथ थी, जो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त थी। शहर का सबसे आलीशान और बड़ा कन्वेंशन सेंटर आज शानदार रोशनी और भव्य सजावट से पूरी तरह जगमगा रहा था। देवराज ने अपनी झूठी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए इस विशाल व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया था। वहां शहर के सभी बड़े उद्योगपति, नामचीन पत्रकार और उसके भ्रष्ट साथी मौजूद थे। देवराज मंच पर बैठा हुआ गर्व से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि विक्रम और आयशा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। अब कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता। यह उसकी जिंदगी का सबसे घमंडी और शानदार दिन था। देवराज ने अपने सुरक्षा प्रमुख को अपने पास बुलाया और बहुत ही कठोर स्वर में सख्त हिदायत दी कि आज इस इमारत के अंदर कोई भी बिना जांच के ना आ सके। मुझे इस सम्मेलन में कोई भी छोटी सी गलती या रुकावट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि आज दुनिया भर का मीडिया हमारी ताकत और शानो शौकत को देख रहा है। सुरक्षा प्रमुख ने डरते हुए तुरंत अपना सिर झुकाया और कहा, सर, हमने हर दरवाजे पर अपने सबसे बेहतरीन हथियारबंद गार्ड तैनात कर दिए हैं, इसलिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन देवराज इस बात से पूरी तरह अनजान था कि विक्रम के आदमियों ने कुछ घंटे पहले ही इमारत के मुख्य वेंटिलेशन सिस्टम के जरिए अंदर घुसने का रास्ता बना लिया था। आयशा ने अपने उन्नत और आधुनिक कोडिंग कौशल का इस्तेमाल करके इमारत के सारे सुरक्षा कैमरों को एक लूप में डाल दिया था, जिससे गार्ड्स को सब कुछ सामान्य दिख रहा था। यह एक बहुत ही शानदार और अचूक घुसपैठ की योजना थी, जिसे विक्रम ने आयशा के सटीक तकनीकी ज्ञान को मिलाकर सावधानी से तैयार किया था। मंच के पीछे के एक गुप्त और अंधेरे नियंत्रण कक्ष में आयशा और विक्रम खामोशी से अपना काम कर रहे थे। उन्होंने सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर इस विशाल इमारत में सफलतापूर्वक प्रवेश किया था। आयशा अपनी तेज उंगलियों से उस विशाल स्क्रीन के मुख्य नेटवर्क को हैक करने में जुटी थी। विक्रम एक लोडेड पिस्तौल के साथ दरवाजे पर खड़ा होकर पहरा दे रहा था, ताकि कोई अनजान व्यक्ति अंदर ना आ सके। उनका यह साहसिक कदम बहुत खतरनाक था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। वे आज न्याय करने वाले थे। देवराज मंच पर लगे शानदार माइक्रोफोन के सामने आया और हॉल में तालियों की भारी गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और एक बहुत ही घमंडी मुस्कान दी। देवराज ने अपनी भारी आवाज में कहा,
आज का यह दिन हमारे व्यापारिक साम्राज्य की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। कुछ मूर्ख लोगों ने मेरी ताकत को चुनौती देने की बेवकूफी की थी, लेकिन आज वे सभी धूल में मिल चुके हैं। मैं ही इस बाजार का एकमात्र राजा हूं। जैसे ही देवराज ने अपना भाषण पूरा किया, हॉल में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर अचानक भयानक लाल रंग चमकने लगा। लोगों की नजरें मंच से हटकर उस विशाल स्क्रीन की तरफ चली गईं। देवराज भी मुड़कर देखने लगा और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। स्क्रीन पर उसके देवराज ही नजरें के देवराज ने, पर उनकी देवराज ही स्विस बैंक खातों के सारे गुप्त और काले लेन देन का पूरा विवरण साफ शब्दों में दिखाई दे रहा था। उसके हथियारों के सौदे और भ्रष्ट राजनेताओं को दी गई रिश्वत की रसीदें भी वहां मौजूद थीं। आयशा ने उसका घमंड तोड़ दिया था। हॉल में बैठे हुए पत्रकार तुरंत अपने कैमरे निकालकर उन सारे सबूतों की तस्वीरें खींचने और वीडियो बनाने लगे। पूरी भीड़ में एक भारी अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। देवराज ने गुस्से से पागल होते हुए अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे तुरंत उस स्क्रीन को बंद कर दें। लेकिन आयशा ने सिस्टम को पूरी तरह से लॉक कर दिया था, जिसे कोई भी हैकर खोल नहीं सकता था। इसके बाद स्क्रीन पर एक बहुत ही भयानक ऑडियो संदेश बजने लगा। वह देवराज की ही आवाज थी, जो उसने अपने गुर्गों को किसी की निर्मम हत्या का आदेश देते हुए रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग में देवराज साफ तौर पर कह रहा था कि मुझे वह लड़की और वह अजनबी दोनों की लाशें चाहिए। यह सुनकर वहां बैठे बड़े पुलिस अधिकारी भी पूरी तरह से चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें निकाल लीं। देवराज को समझ आ गया कि उसका पूरा खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। उसका चेहरा डर और घबराहट के मारे कांपने लगा था। तभी कन्वेंशन सेंटर के मुख्य दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले और विक्रम अपनी पूरी शानदार और प्रभावशाली आभा के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके माथे पर अभी भी पिछली रात की लड़ाई का गहरा निशान मौजूद था, लेकिन उसकी आंखों में एक विजेता जैसी चमक थी। उसके बगल में आयशा भी निडर होकर चल रही थी, जो आज किसी भी चीज से डरने वाली नहीं थी। उनकी एंट्री देखकर हॉल में मौजूद सभी लोगों की सांसें रुक गईं। देवराज अपनी कुर्सी से घबराकर खड़ा हो गया। विक्रम धीमे और भारी कदमों से चलते हुए सीधे मंच की तरफ बढ़ा और देवराज की आंखों में आंखें डालकर देखा। तुमने सोचा था कि तुम अपनी ताकत और पैसे के दम पर दुनिया के सारे सबूत हमेशा के लिए मिटा सकते हो। देवराज विक्रम ने अपनी कड़क और ठंडी आवाज में कहा, लेकिन तुम यह भूल गए थे कि सच्चाई को कभी भी राख में नहीं बदला जा सकता है। तुमने बहुत ही मासूम लोगों का खून बहाया है और आज तुम्हें अपने उन सारे गुनाहों की पूरी कीमत चुकानी होगी। आयशा ने अपना लैपटॉप सामने खोला और कुछ और बटन दबाए, जिससे एक नई वीडियो क्लिप बड़ी स्क्रीन पर चलने लगी। इस क्लिप में देवराज अपने विदेशी गुर्गों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े हथियारों के जखीरे को पार कराने की डील कर रहा था। यह वीडियो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बल इंटरपोल के सीधे कैमरे से हैक किया गया था, जो अब सभी के सामने स्पष्ट था। आयशा ने एक शांत मुस्कान के साथ देवराज की ओर देखा और कहा, तुम्हारी यह झूठी सत्ता खत्म हो चुकी है। देवराज ने पागलों की तरह चीखते हुए अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वे तुरंत विक्रम और आयशा को मार डालें। लेकिन उसके गार्ड्स ने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं, क्योंकि वे जानते थे कि अब उनका सारा काला धन जब्त हो चुका है। बिना पैसे के वे किसी के भी वफादार नहीं थे और उन्हें अपनी जान भी बचानी थी। देवराज ने देखा कि उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं और वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। उसका अहंकार अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। अचानक हॉल के चारों तरफ से सायरन की बहुत तेज आवाजें सुनाई देने लगीं, जो लगातार करीब आ रही थीं। विक्रम ने पहले ही देश की सबसे बड़ी और ईमानदार जांच एजेंसी को उन सारे सबूतों की एक कॉपी भेज दी थी। कुछ ही सेकंड में दर्जनों हथियारबंद पुलिस कमांडो हॉल के अंदर घुस आए और उन्होंने देवराज को चारों तरफ से घेर लिया।
यह देखकर वहां मौजूद भ्रष्ट अधिकारी और नेता भी इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। यह एक भयानक जाल था। जांच एजेंसी के मुख्य अधिकारी ने आगे बढ़कर देवराज के हाथों में हथकड़ी पहना दी, जो अब बेजान महसूस कर रहा था। देवराज की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह अभी भी सदमे में विक्रम और आयशा को घूर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण सी लड़की ने उसके इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ कुछ ही दिनों में तबाह कर दिया। जिस कुर्सी पर वह राजा बनकर बैठा था, आज वही कुर्सी उसके अपराधों की सबसे बड़ी गवाह बन चुकी थी। वह चुपचाप पुलिस के साथ चल पड़ा। मीडिया के सारे कैमरे अब विक्रम और आयशा की तरफ मुड़ गए थे और हर तरफ से सवालों की बौछार हो रही थी। पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने इतने खतरनाक और बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का साहस कैसे जुटाया, जबकि यह नामुमकिन लग रहा था। विक्रम ने बहुत ही शांत भाव से माइक पकड़ा और आयशा की तरफ एक सम्मान भरी और गहरी नजर से देखा। यह जीत मेरी नहीं, बल्कि इस लड़की की है, जिसने मौत के मुंह में जाकर भी सच का साथ कभी नहीं छोड़ा, विक्रम ने गर्व से बताया। आयशा ने मीडिया के सामने कोई भी बड़ा और नाटकीय भाषण नहीं दिया, बल्कि उसने बस एक शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। उसने बहुत ही सादगी से कहा, न्याय की लड़ाई कभी भी आसान नहीं होती है और इसमें कई कड़े इम्तिहान देने पड़ते हैं, लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकतवर सत्ता आपको कभी भी रोक नहीं सकती। हमें सिर्फ अपने अंदर की उस आवाज को सुनने की जरूरत होती है जो हमें हमेशा सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। देवराज की गिरफ्तारी के बाद पूरे हॉल में एक अजीब सी शांति छा गई थी, जो कई सालों के भ्रष्टाचार के अंत का संकेत थी। विक्रम के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता बना दिया, क्योंकि भीड़ उनके और करीब आना चाहती थी। आयशा ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों एक साथ उस विशाल हॉल से बाहर की तरफ शानदार कदमों से बढ़ने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें उस जगह की याद आई जहां से इस लंबी लड़ाई की शुरुआत हुई थी। बाहर आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था और सुहावनी हवा चल रही थी, जो उनके चेहरों पर एक नई ठंडक और सुकून ला रही थी। विक्रम की शानदार काली लिमोसिन पहले से ही उनके इंतजार में खड़ी थी, जिसका दरवाजा ड्राइवर ने बहुत ही अदब से खोला हुआ था। अंदर बैठते ही विक्रम ने एक लंबी और गहरी राहत की सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सीट पर सिर टिका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधों से कई सालों का एक बहुत बड़ा बोझ हमेशा के लिए उतर गया हो। आयशा भी उसके बगल में बैठी थी और वह खिड़की से बाहर तेजी से पीछे छूटते हुए शहर की चमकदार इमारतों को देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे कुछ दिन पहले वह अपनी जान बचाने के लिए एक अजनबी के पास जाकर उससे गले लगने की विनती कर रही थी। आज वह उसी अजनबी के साथ बैठकर पूरे शहर के सबसे ताकतवर अपराधी को उसकी सही जगह दिखाकर आ रही थी। यह सफर सच में किसी खतरनाक कहानी से भी ज्यादा रोमांचक था, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। गाड़ी फिर से उसी सुरक्षित बंगले की तरफ जा रही थी, जहां उन्होंने अपनी सारी रातें जागकर एक खतरनाक योजना को अंजाम दिया था। विक्रम ने अपनी आंखें खोलीं और आयशा की तरफ मुड़कर एक बहुत ही गर्मजोशी और प्यार भरी मुस्कान के साथ देखा। तुम जानती हो आयशा, तुमने आज सिर्फ मेरी मदद नहीं की है, बल्कि उन हजारों बेकसूर लोगों को भी नया जीवन दिया है जो पीड़ित थे। तुम्हारे बिना मैं यह जंग कभी भी नहीं जीत पाता और शायद बहुत पहले ही उनका शिकार बन जाता। आयशा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं और बहुत ही धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, यह हमारी संयुक्त जीत है विक्रम। आपने मुझे उस समय सहारा दिया जब मैं पूरी तरह से अकेली थी और मौत मेरे करीब थी। आपने मुझे सुरक्षा दी और सबसे बड़ी बात, मुझ पर वह विश्वास किया जो कोई और इंसान इतनी आसानी से कभी नहीं कर सकता था। यह सिर्फ मेरे डेटा और मेरी तकनीक की जीत नहीं थी, बल्कि यह आपके अटूट हौसले और ताकत की भी जीत थी। विक्रम ने आयशा का हाथ अपने मजबूत हाथों में ले लिया और उसे बहुत ही सम्मान के साथ
महसूस किया। ये हाथ अब सिर्फ कीबोर्ड और कोडिंग चलाने के लिए नहीं है आयशा, बल्कि ये हाथ एक नए समाज के निर्माण की नींव रखने वाले हैं। विक्रम ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापारिक साम्राज्य में मेरे साथ एक बहुत ही अहम भागीदार के रूप में जुड़ जाओ। हम दोनों मिलकर एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाएंगे जहां कोई भी भ्रष्ट इंसान कभी पनप नहीं सकेगा और न्याय मिलेगा। आयशा के लिए यह प्रस्ताव किसी सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि उसने हमेशा एक बेहतर दुनिया का सपना देखा था। वह एक साधारण डेटा एनालिस्ट से उठकर अब देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट समूह के शिखर पर पहुंचने वाली थी। उसने विक्रम की आंखों में उस भरोसे और प्यार को देखा जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा था। मैं इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। विक्रम आयशा ने एक बहुत ही पक्के संकल्प के साथ अपनी सहमति दे दी। गाड़ी बंगले के अहाते में आकर रुकी और वहां मौजूद सभी गार्ड्स ने उन्हें सम्मान के साथ सलामी दी। वे अब सिर्फ एक बॉस और एक कर्मचारी नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसी अजेय टीम बन चुके थे जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बंगले के अंदर जाकर आयशा ने अपना पुराना लैपटॉप बंद कर दिया और उसे एक सुरक्षित अलमारी में रख दिया। अब उसे छिपकर या भागकर काम करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वह खुले आसमान के नीचे निडर होकर सांस ले सकती थी। शाम को विक्रम और आयशा बंगले की छत पर खड़े होकर डूबते हुए सूरज का बहुत ही खूबसूरत नजारा देख रहे थे। आसमान में नारंगी और लाल रंग फैले हुए थे, जो उनकी इस लंबी लड़ाई के सफल अंत का प्रतीक लग रहे थे। विक्रम ने आयशा के कंधे पर अपना मजबूत हाथ रखा और एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस ली। आज की रात हम चैन से सोएंगे आयशा, क्योंकि अब शहर में कोई भी निर्दोष इंसान देवराज के खौफ का शिकार नहीं होगा। सब कुछ ठीक है। अगले दिन सुबह के सारे अखबारों और समाचार चैनलों पर सिर्फ देवराज की गिरफ्तारी और उसकी भयानक सच्चाई की खबरें ही छाई हुई थीं। देश भर के लोग आयशा की बहादुरी और विक्रम के शानदार नेतृत्व की खुलकर और बहुत ही जोर शोर से तारीफ कर रहे थे। एक साधारण सी लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से इतने बड़े माफिया को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला रखता था। शहर की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने देवराज के उन सभी ठिकानों पर एक साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू कर दी थी, जिनकी जानकारी आयशा ने लीक की थी। उसके सारे गोदामों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और काले धन की नकदी बरामद की गई, जिसने पूरे तामहधारार में एक 20 देश को पूरी तरह से चौंका कर रख दिया था। मीडिया हर एक पल की खबर को बहुत ही विस्तार और सनसनीखेज तरीके से दुनिया भर के दर्शकों को लगातार लाइव दिखा रहा था। अदालत ने बिना किसी देरी के देवराज और उसके सभी बड़े भ्रष्ट सहयोगियों के खिलाफ एक बहुत ही कड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई करने का सीधा आदेश दे दिया था। जिन लोगों ने सालों तक अपने पैसे और पावर के दम पर कानून को अपनी मुट्ठी में कैद रखा था, वे आज उसी कानून के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहे थे। देवराज को एक छोटे और अंधेरे सेल में डाल दिया गया था, जहां उसे अपनी सारी जिंदगी अपने भयानक और काले कर्मों का पछतावा करते हुए बितानी थी। विक्रम के कार्यालय में अब एक नई और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा बह रही थी, जो पहले कभी भी महसूस नहीं की गई थी। आयशा को कंपनी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी और रणनीतिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा और सम्मानजनक पद था। उसके पास अब अपनी एक अलग टीम थी जो दुनिया भर के साइबर खतरों से उनके विशाल व्यापारिक नेटवर्क को सुरक्षित रखने का काम करती थी। वह अपने दफ्तर में बैठकर बहुत खुशी के साथ काम संभाल रही थी। उस दिन दोपहर के समय विक्रम आयशा के नए केबिन में आया और उसने एक बहुत ही सुंदर लाल गुलाब उसकी मेज पर रख दिया। यह सिर्फ एक फूल नहीं है आयशा, बल्कि यह हमारे उस नए और अटूट रिश्ते की शुरुआत है जो बहुत खास है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। आयशा ने वह गुलाब उठाया और उसकी खुशबू को गहराई से महसूस किया।
उसने महसूस किया कि इस कठिन संघर्ष ने उन्हें सिर्फ व्यापारिक भागीदार ही नहीं बल्कि जीवन भर का प्यारा साथी भी दे दिया है। विक्रम ने आयशा की तरफ देखा और कहा, अब हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां किसी भी मासूम को न्याय के लिए दर दर भटकना न पड़े। हम अपनी तकनीक और अपने पैसे का इस्तेमाल उन लोगों की मदद करने के लिए करेंगे जो असल में इस दुनिया में बहुत मजबूर और लाचार हैं। आयशा ने विक्रम की बात से पूरी तरह सहमति जताते हुए सिर हिलाया और कहा, हम एक ऐसा सुरक्षित सिस्टम बनाएंगे जिसे देवराज जैसा इंसान कभी भेद न सके। आज रात इस शानदार और ऐतिहासिक जीत की खुशी में हम अपने सभी ईमानदार कर्मचारियों और समर्थकों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन करेंगे। विक्रम ने प्रस्ताव रखा। यह पार्टी किसी झूठे अहंकार के लिए नहीं बल्कि उस सच्चाई की जीत के लिए होगी जिसने इस शहर को एक बहुत बड़े अंधेरे से बाहर निकाल लिया है। आयशा ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं उस पार्टी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगी क्योंकि आज हमारे पास जश्न मनाने का सच्चा कारण मौजूद है। रात की शानदार पार्टी के बाद शहर में एक नई सुबह ने दस्तक दी जो अपने साथ शांति और न्याय का संदेश लेकर आई थी। विक्रम और आयशा ने अपने वादे के मुताबिक एक बहुत बड़े और पारदर्शी धर्मार्थ फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा कर दी। यह संस्था उन सभी मासूम पीड़ितों को न्याय और आर्थिक मदद दिलाने का काम करेगी जिन्हें देवराज के भ्रष्ट सिंडिकेट ने कई सालों तक बेरहमी से सताया था। दोनों का यह साहसिक कदम पूरे देश में बदलाव की एक बहुत बड़ी और सकारात्मक लहर पैदा कर रहा था। आयशा अपने नए कार्यालय की खिड़की से बाहर देखते हुए बीते हुए उन सभी भयानक पलों को याद कर रही थी। वह एक साधारण अनाथ लड़की थी जिसका अपना कोई परिवार नहीं था और वह सिर्फ कंप्यूटर कोडिंग में अपनी दुनिया ढूंढती थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसे खतरनाक चौराहे पर ला खड़ा किया जहां उसे जान बचाने के लिए एक अजनबी से मदद मांगनी पड़ी थी। आज वही अजनबी उसका सबसे बड़ा सहारा और उसके जीवन का एक बेहद अहम और खूबसूरत हिस्सा बन चुका था जो उसे सुकून देता था। विक्रम दफ्तर में दाखिल हुआ और उसने आयशा को ख्यालों में खोया हुआ देखकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या तुम अभी भी उस तूफानी रात के बारे में सोच रही हो जब हम मौत के साये से बचकर भागे थे? विक्रम ने एक शांत और मधुर आवाज में पूछा। आयशा ने पलटकर विक्रम की आंखों में देखा और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं सोच रही थी कि कैसे एक छोटी सी विनती ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देवराज के खिलाफ चल रहे ऐतिहासिक मुकदमे का आज अदालत में आखिरी दिन था और पूरी दुनिया की नजरें इस फैसले पर थीं। जज ने सारे पक्के सबूतों और गवाहों के बयानों को बहुत बारीकी से जांचने के बाद अपना कड़ा फैसला सुनाना शुरू किया। देवराज को देशद्रोह, भ्रष्टाचार और कई मासूमों की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की बहुत सख्त सजा सुनाई गई। अदालत का यह फैसला सुनकर बाहर खड़ी भारी भीड़ ने खुशी से तालियां बजाकर न्याय की इस बड़ी जीत का जोरदार स्वागत किया और नारे लगाए। जब पुलिस देवराज को हथकड़ी पहनाकर अदालत के पिछले दरवाजे से जेल की तरफ ले जा रही थी तो उसकी नजरें भीड़ पर पड़ीं। उस घमंडी और क्रूर इंसान की आंखों में आज सिर्फ हार की गहरी निराशा और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह आदमी जिसने कभी खुद को इस शहर का भगवान समझ लिया था, आज एक आम मुजरिम की तरह सिर झुकाकर चल रहा था। आयशा ने बिना किसी घमंड के उसे देखा क्योंकि उसका मकसद सिर्फ सच को सामने लाना और हमेशा के लिए न्याय सुनिश्चित करना था। इस बड़ी जीत के बाद विक्रम का व्यापारिक साम्राज्य एक नए और साफ सुथरे तरीके से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था। उसने अपनी कंपनियों में सभी काले लेन देन पूरी तरह बंद करवा दिए थे और ईमानदारी के साथ बाजार में नई मिसाल पेश की थी। उसके इस पारदर्शी रवैये के कारण विदेशी निवेशकों ने भी उसकी कंपनी में बहुत ज्यादा भरोसा दिखाना शुरू कर दिया था। विक्रम ने यह साबित कर दिया था कि सच्चाई के रास्ते पर चलकर भी एक बहुत बड़ा और सफल व्यापार किया जा सकता है। आयशा ने अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत उन्नत फायरवॉल प्रणाली तैयार की।
इस नई प्रणाली के लागू होने के बाद किसी भी भ्रष्ट हैकर या माफिया के लिए सरकारी नेटवर्क में घुसपैठ करना नामुमकिन हो गया था। सरकार ने आयशा के इस बेहतरीन और देशभक्ति से भरे काम के लिए उसे राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े सम्मान से सम्मानित किया। वह लड़की जो कभी जान बचाने के लिए भाग रही थी, आज पूरे देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। विक्रम और आयशा ने मिलकर शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा और आधुनिक अनाथालय भी बनवाया था, जहां बेसहारा बच्चों को आश्रय मिलता था। आयशा खुद हर सप्ताहांत वहां जाती थी और उन बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग और नई तकनीक के बारे में बड़े प्यार से सिखाती थी। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी बच्चा उसी तरह अकेलेपन में बड़ा हो जैसे वह खुद बड़ी हुई थी। विक्रम हमेशा उसके इस नेक काम में उसका पूरा साथ देता था और बच्चों की हर जरूरत का खास ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और शहर के लोगों के दिलों से देवराज के काले खौफ का वह भयानक साया हमेशा के लिए मिट गया। बाजार में एक नई रौनक आ गई थी और छोटे व्यापारी भी बिना किसी डर या रंगदारी के अपना काम पूरी आजादी के साथ कर पा रहे थे। विक्रम और आयशा की उस शानदार और बहादुरी भरी जीत ने पूरे सिस्टम में एक बहुत गहरा और सकारात्मक बदलाव ला दिया था। लोगों को अब कानून और न्याय व्यवस्था पर फिर से एक बहुत बड़ा पक्का विश्वास होने लगा था। सर्दियों की एक खूबसूरत शाम को विक्रम ने आयशा को उसी पुराने शानदार ओरियन होटल में एक खास डिनर के लिए आमंत्रित किया। यह वही जगह थी जहां उनकी पहली मुलाकात एक बहुत खौफनाक और जानलेवा स्थिति के बीच अप्रत्याशित रूप से हुई थी। आयशा ने एक बहुत सुंदर नीले रंग का लिबास पहना हुआ था और वह आज पहले से भी कहीं अधिक आत्मविश्वासी और आकर्षक लग रही थी। विक्रम उसे देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था और उसने आगे बढ़कर बहुत अदब से आयशा का स्वागत किया और बैठाया। वे दोनों उसी विशाल और चमकदार लॉबी से होकर गुजरे जहां आयशा ने पहली बार विक्रम के कोट को कसकर पकड़ा था। विक्रम ने उस पुरानी जगह की तरफ इशारा करते हुए हल्की और शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें आज भी वह घबराहट याद है जो तुम्हारे चेहरे पर थी? आयशा भी जोर से हंस पड़ी और उसने कहा, वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन सबसे बेहतरीन पल था, क्योंकि उसी पल ने मुझे आप तक पहुंचाया था और मुझे जिंदगी का एक बिल्कुल नया और खूबसूरत रास्ता दिखाया था। डिनर टेबल पर दोनों ने अपने इस लंबे और खतरनाक सफर के हर छोटे बड़े पहलू को याद किया और कई पुरानी बातें साझा की। कैसे उन्होंने रात भर जागकर योजनाएं बनाई थी और कैसे मौत के मुंह से बचकर वे उस सुरक्षित सुरंग से बाहर निकले थे। विक्रम ने वाइन का गिलास उठाते हुए कहा, यह जाम तुम्हारी अद्भुत हिम्मत और बुद्धिमानी के नाम है जिसने शहर को नया जीवन दिया है। आयशा ने भी अपना गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, और यह जाम आपके अटूट भरोसे के नाम है जिसने मेरी जान बचाई। भोजन खत्म होने के बाद विक्रम ने आयशा का हाथ पकड़ा और उसे होटल की सबसे ऊंची छत पर ले गया, जहां से शहर जगमगा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे, जो इस रात को एक बहुत जादुई और खूबसूरत एहसास दे रहे थे। विक्रम ने आयशा की आंखों में बहुत गहराई से देखा और अपने कोट की जेब से एक छोटी सी मखमली डिब्बी बाहर निकाली। आयशा की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि वह समझ गई थी कि विक्रम आगे क्या करने जा रहा है। विक्रम ने अपने घुटनों पर बैठकर वह डिब्बी खोली, जिसमें एक बहुत सुंदर और चमकदार हीरे की अंगूठी बड़े शानदार तरीके से रखी थी। तुमने मुझे जिंदगी का वह असली मतलब सिखाया है जिसे मैं अपनी सारी दौलत से कभी भी नहीं खरीद सकता था। विक्रम ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरी भागीदार, मेरी ताकत और मेरी जीवन साथी बनकर इस खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाना चाहोगी? आयशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम ने वह खूबसूरत अंगूठी आयशा की उंगली में बहुत प्यार से पहना दी और फिर खड़ा होकर उसे अपने मजबूत सीने से लगा लिया। यह एक ऐसा गहरा और सच्चा आलिंगन था जिसमें कोई भी डर या बनावट नहीं थी,
बल्कि सिर्फ एक बहुत असीम और सच्चा प्यार छिपा हुआ था। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विक्रम की बाहों में खुद को दुनिया की सबसे सुरक्षित और खुशनसीब लड़की महसूस करने लगी। उन दोनों का यह खूबसूरत सफर एक बहुत शानदार और मुकम्मल मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही गया था। अगले दिन पूरे शहर के अखबारों ने उनकी सगाई की इस खूबसूरत खबर को अपने मुख्य पन्नों पर बड़ी शान के साथ छापा। लोग उनकी इस प्यारी सी जोड़ी को किसी परियों की कहानी जैसा मान रहे थे, जिसने असल जिंदगी में बुराई पर अच्छाई की जीत की मिसाल कायम की थी। विक्रम और आयशा के कार्यालय में भी जश्नों का माहौल था और उनके सारे कर्मचारी इस नई शुरुआत के लिए उन्हें ढेर सारी बधाइयां दे रहे थे। यह एक ऐसी शानदार खुशी थी जिसे शब्दों में बयां करना काफी ज्यादा मुश्किल काम था। कुछ महीनों बाद एक बहुत निजी और खूबसूरत समारोह में विक्रम और आयशा ने हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ पूरी तरह थाम लिया। शादी के बाद भी उन दोनों ने अपने उस महान मिशन को कभी नहीं रोका जो उन्होंने बेसहारा लोगों की भलाई के लिए मिलकर शुरू किया था। उनका फाउंडेशन अब पूरे देश में अपनी पहुंच बना चुका था और हर दिन नए बेसहारा बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण पैदा कर रहा था। वे दोनों सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुके थे। आयशा अब एक बहुत परिपक्व और मजबूत महिला बन चुकी थी जो किसी भी बड़े संकट का सामना अकेले दम पर करने की क्षमता रखती थी। उसने अपनी उस पुरानी घबराहट और डर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया था और अब वह एक निडर नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। विक्रम हमेशा उसके हर फैसले में एक मजबूत दीवार की तरह उसके साथ खड़ा रहता था और उसकी सफलता पर दिल से गर्व महसूस करता था। उनका यह आपसी सम्मान और प्यार हर रोज और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा था। उनके जीवन में अब कोई बड़ा खतरा या कोई खतरनाक माफिया मौजूद नहीं था, लेकिन वे हमेशा हर चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार रहते थे। विक्रम की कंपनियों का मुनाफा दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा था, क्योंकि ईमानदारी से किए गए काम का नतीजा हमेशा बहुत मीठा और स्थायी होता है। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक अरबपति और एक साधारण डेटा विश्लेषक मिलकर भी दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों को आसानी से मिट्टी में मिला सकते हैं। उनकी यह कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई थी। एक शाम आयशा अपने शानदार बंगले के बगीचे में बैठी हुई थी और अपने लैपटॉप पर एक नई शैक्षिक योजना के रूपरेखा पर तेजी से काम कर रही थी। तभी विक्रम वहां आया और उसने आयशा को पीछे से बहुत प्यार से गले लगा लिया, जिससे आयशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तुम कभी भी काम करने से नहीं थकती हो ना, विक्रम ने प्यार से शिकायत करते हुए कहा और पास रखी खाली कुर्सी पर आराम से बैठ गया। आयशा ने अपना लैपटॉप बंद किया और विक्रम की ओर बहुत सुकून से देखा। काम तो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मेरी असली खुशी तो सिर्फ आपके साथ इस खूबसूरत शाम को बिताने में ही है। आयशा ने विक्रम का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा और उसे उस दिन की याद दिलाई जब वे दोनों पहली बार टकराए थे। क्या आप कृपया थोड़ी देर के लिए मुझे गले लगा सकते हैं? आयशा ने उस पुराने और पहले संवाद को एक बहुत शरारती अंदाज में दोहराया। विक्रम जोर से हंसा और उसने अपनी बाहें खोलकर आयशा को अपने गले से पूरी तरह लगा लिया। अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए गले लगाने का सिर्फ दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, आयशा विक्रम ने उसकी जुल्फों को सहलाते हुए कहा। अब यह मेरा पूरा हक है और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इसी तरह सुरक्षित और प्यार से अपने गले लगाकर हमेशा रखूंगा। आयशा को इन शब्दों में वह पूरी दुनिया मिल गई जिसकी तलाश उसने अपने जीवन के शुरुआती दिनों से लेकर अब तक बहुत शिद्दत से की थी। वह पल उनकी जिंदगी के सारे तूफानों के बाद आई एक मुकम्मल शांति का प्रतीक बन गया था। शहर की रोशनी धीरे धीरे चमकने लगी थी और बगीचे में खिले हुए ताजे फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में चारों तरफ फैल रही थी। यह कहानी सिर्फ एक लड़ाई या बदले की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक इंसान के गहरे विश्वास और अटूट हौसले की सच्ची जीत थी। एक ऐसा सफर
जो एक छोटी सी विनती और बहुत बड़े डर से शुरू हुआ था, लेकिन प्यार और न्याय की सबसे शानदार मंजिल पर जाकर खत्म हुआ। वे दोनों अब हमेशा के लिए एक खुशहाल और सुरक्षित जिंदगी जीने वाले थे, जो उनका इनाम था। उन दोनों की यह जोड़ी यह साबित करती थी कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा और ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई का एक छोटा सा दीपक उसे मिटा सकता है। विक्रम की अथाह दौलत और आयशा के अद्भुत दिमाग ने मिलकर उस नामुमकिन काम को कर दिखाया था, जिसकी कल्पना करना भी किसी आम इंसान के लिए मुश्किल था। आज उनके पास वह सब कुछ था जो उन्हें खुश रखने के लिए जरूरी था, और उनके दिल में किसी भी तरह का कोई पछतावा या डर नहीं था। उनका कल बहुत ही ज्यादा उज्जवल और शानदार होने वाला था। इस तरह एक साधारण लड़की की वह डरी हुई पुकार एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का बड़ा कारण बन गई थी। उस एक गले लगने के बहाने ने न केवल दो अनजान इंसानों की जिंदगियों को एक साथ हमेशा के लिए मजबूती से जोड़ दिया था, बल्कि उस साहसिक कदम ने एक पूरे शहर को एक भयानक माफिया के चंगुल से हमेशा के लिए पूरी तरह से आजाद भी करवा दिया था। यह उनकी उस खूबसूरत और प्रेरणादायक प्रेम कहानी का एक बहुत ही मुकम्मल और शानदार अंत था, जो सुकून लाया था।